जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ 5 लेक्चर 47 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कल वाला होमवर्क कर लिया होगा। तो आज जो है ना हमने मल्टीपल चीज़ें करनी है, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में से, क्योंकि आज क्लास में उस तरह स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि कल से फिर नया स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। तो फिर आज जो है ना इधर उधर हमें थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, ताकि आज की क्लास में हम कुछ और चीज़ें कवर अप कर लें जो हमारी पिछली पेंडिंग है। अच्छा यार, फिलहाल तो IS 12 में ही आप रहे हैं। और ये आज के लेक्चर नोट्स हैं, अभी फाइनल नहीं है। जैसे जैसे क्लास मूव करती है ऊपर नीचे हो जाता है, टेंटेटिव है जो मेरा प्लान है। अब एग्जीक्यूट पता नहीं कैसे होता है। लास्ट डे का जो होमवर्क है ना, उसकी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 19 पेज 751। मैंने तो माना आसान सवाल तो हो गया होगा, कुछ ने टफ टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन मैं कुछ उसके बारे में बातें करना चाह रहा हूँ आपसे, जो हम बातें हर सवाल में करते होते हैं। क्वेश्चन 19। यार फर्स्टली प्लान माय गाय प्लीज। यकम जुलाई 10 को एसेट परचेज किया, तो परचेज करने की एंट्री होगी। 30 जून 11 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले होगी और रिवैल्यूएशन की बाद में होगी। क्लियर? 30 जून 12 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले होगी, रिवैल्यूएशन की बाद में होगी। 30 जून 13 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले होगी, रिवैल्यूएशन के बाद में होगी। क्लियर? ये जो हमारा सवाल था ना, क्वेश्चन 21 में हमने किया था, इसकी अगर मैं प्लानिंग करूं तो यकम जुलाई 10 को बाय किया है, खरीदने की एंट्री होगी क्वेश्चन 21, 22। और 30 जून 11 को खड़े होकर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। और यकम जुलाई 11 को रिवैल्यूएशन की, और 30 जून 12 को डेप्रिसिएशन की, और यकम जुलाई 12 को रिवैल्यूएशन की, और 30 जून 13 को डेप्रिसिएशन की, और यकम जुलाई 13 को रिवैल्यूएशन की, और 30 जून 14 को डेप्रिसिएशन की। तो जब हमारी सवाल है ना, जरा नजर मार के एक दफा स्कैनिंग कर लिया करो कि एंट्रीज की प्लानिंग क्या करनी है। ये कौन सी डेट है बाय करने की? तो यकम जुलाई 10 को खरीदा, 30 जून 11 को क्या करेंगे? डेप्रिशिएट भी और रिवैल्यू भी। पहले डेप्रिशिएट फिर रिवैल्यू, पहले डेप्रिशिएट फिर रिवैल्यू। 30 जून 12, 30 जून 13 पहले डेप्रिशिएट फिर रिवैल्यू। और अब एंट्रीज में देखो सॉल्यूशन में, तो यार ये करंट और डेफर्ड की एंट्री वैसे एंड पे होनी चाहिए, चलो खैर है, बीच में डाली हुई हमने। पेज 752 पहले डेप्रिशिएट हो रहा है 30 जून 11 को, और फिर वार्म अप होके रिवैल्यू हो रहा है। क्लियर? फिर 30 जून 12 को पहले डेप्रिशिएट हो रहा है, फिर डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी पड़ी होगी, और फिर करंट टैक्स की एंट्री बीच में नहीं आनी चाहिए यार, वो एंड पे आनी चाहिए, डेफर्ड टैक्स की भी, और फिर एंड पे आनी चाहिए। और क्या हो रहा है? रिवैल्यू हो रहा है। और 30 जून 13 पहले डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी नहीं हुई, और फिर क्या हो रहा है? रिवैल्यू। 30 जून 14 को भी पहले डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, और फिर रिवैल्यू नहीं हुआ 30 जून 14 को। ओके अच्छा यार, अब वो जो टेबल में ना चीजें सीखने वाली हैं वो जरा सीख लेते हैं। हमारे सवाल में जो डेटा था ना वो ये था 500, 630, 320 और 560। हमारे सवाल में यही डेटा था ना माय डियर, इसके अलावा तो और कोई डेटा नहीं था। अच्छा, अब मोहतरम जब हम डेप्सिएशन निकालते हैं ना, तो डेप्सिएशन निकालते हैं, डेप्सिएशन की डेट छुपा देते हैं। ठीक है? अब किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है? 630 को। 630 को खरीदे हुए, इस 630 वाले एसेट को खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? यकम जुलाई 10 से 30 जून 11। माय गाय प्लीज बोंगी नहीं मारनी। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? 1 साल। आपने तो टैक्स भी पढ़ा हुआ। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? तो जिस प्राइस को रिवैल्यू करना है उस प्राइस के सामने वाली डेट देखनी है। तो बोलो खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? तो जब खरीदे हुए 1 साल हो गया, तो रिमेनिंग लाइफ कितने साल है? तो ये देख लो 9 साल है। अब डेट लिखनी है आपने, लिख दो, वो आपकी मर्जी है। 30 जून 12। क्लियर? क्लियर? अब मिसाल के तौर पे इसको पकड़ो यार, इस डेप्रिसिएशन को मैं डायरेक्ट पकड़ता हूं, ये डेप्रिसिएशन के आगे से मैं साल भी उड़ा देता हूं, इस डेप्रिसिएशन को मैं डायरेक्ट पकड़ता हूं। किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है? 560 को। ये प्राइस किस दिन है? रिवैल्यूड अमाउंट के सामने वाली प्राइस। मोटे मोटे जो बेसिक रूल्स हैं, जहां पे गलती हो सकती है ना, वो सारी बातें वैसे आ रहा हूं। तो रिवैल्यूड अमाउंट पकड़ ली। जब रिवैल्यूड अमाउंट पकड़ ली 30 जून 13 को, तो खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13। यकम जुलाई 10 को ना गिनना, वो साल नहीं हुआ। 30 जून 11 पे पहला साल हुआ। 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13 कितने साल हो गए? 3 साल। तो बकाया तो डेप्रिसिएशन ओवर 7 ईयर्स। देखो जरा, डेप्रिसिएशन ओवर 7 ईयर्स। तो ये रटा नहीं है कि 10 और 9 और 8, मैं डायरेक्ट इस फिगर पे पहुंच के आपको बता दिया कि रिमेनिंग 7 है।
बीच बीच में मैं साथ साथ चल रहा होता तो फिर तो ज्यादा आसान होता। अच्छा यार, एक है ग्रीन लाइन, और तो ग्रीन लाइन पहले मैं लगाने लगा हूं। ग्रीन लाइन है डेप्रिसिएशन की, यानी कौन कौन सी एंट्री नहीं करनी, कौन कौन सी एंट्री नहीं करनी, उसके लिए ना जहां जहां डेप्रिसिएशन है वहां वहां मैं ग्रीन लाइन लगाने लगा हूं। ठीक है जी। ये ग्रीन लाइन लगाने के बाद सबसे पहले मैंने आने पी एंड एल वाले कॉलम में, और वो जो लॉस जिस साल आया था वो रिवर्स हो रहे ना, इसकी एंट्री नहीं करनी। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, अब टैक्स वाले कॉलम में आएंगे और अगेन जहां जहां ये फिगर आ रही है इसकी एंट्री नहीं करनी परमानेंटली। मैंने कहा था इसको डेफर कर दो, ये डेफर टैक्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाती है, इनकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये ग्रीन हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किए चीजें। अगर आप एक तस्वीर लेना चाहते हो स्टेज के ऊपर ले लो कि किस किस की एंट्री नहीं करनी। पी एंड एल में आपने इसकी एंट्री नहीं करनी, और टैक्स ऑन सरप्लस डीटीएल अकाउंट में इनकी एंट्रीज नहीं करनी। ये होगी मेरी पहली बात। इसके बाद बताओ, करंट टैक्स की वर्किंग में और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में, ये दोनों लफ्ज बोलो। करंट टैक्स की वर्किंग में और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या चीजें जानी है, इस पे बात शुरू करते हैं। करंट टैक्स की वर्किंग में, डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या चीजें जानी है जो कि लेके जाना कहीं हम भूल ना जाएं। कौन सा हाइलाइटर, पता नहीं, ग्रीन येलो था मेरे ख्याल से। इसके लिए आपको याद है ये वाला कॉलम हाईलाइट करना है। लो, ये कॉलम पकड़ लिया। ये कॉलम पकड़ के करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है, एक बात तो याद रखना ना, ये कॉलम ने अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर दी है। एसोसिएट करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है, करंट टैक्स की वर्किंग में ये 80 जाना है, ये 70 जाना है। और ये 80 और 70 कैसे जाने, पी एंड एल डेबिट हो रहा है, नुकसान रिकॉर्ड हो रहा है, इसे ऐड करेंगे, और ये गेन है इसे लेस करेंगे। तो 80 देखो ऐड हो रहा होगा करंट टैक्स की वर्किंग में, और 70 लेस हो रहा होगा। ये एक साल 80 ऐड हो रहा है, अगले साल ये 70 लेस हो रहा है। ये हो गया करंट टैक्स की वर्किंग। क्लियर। अब है डेफर टैक्स का टी अकाउंट, उसके लिए एंट्री सोचो, प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट। तो 54 को पहले साल डेफर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ले जाओ, ये आ गया प्लांट के नाम से, बाद में डीटी बैलेंसिंग आएगा। आगे अगली येलो वाली एंट्री, प्लांट क्रेडिट पी एंड एल डेबिट डीटीएल डेबिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, डीटीएल डेबिट कितना जी, 48, एंड इन द एंड प्लांट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो 63 को कहां लेके जाए, राइट से। अच्छा, ग्रीन हाइलाइटर मैंने क्यों हाईलाइट किया था, मैंने डेप्रिसिएशंस पकड़ी थी, डेप्रिसिएशंस पकड़ के मैंने बताया था किस किस की जनरल एंट्री नहीं होनी। येलो हाइलाइटर मैंने किस लिए पकड़ा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस वाली लाइन को हाईलाइट करने के लिए। और रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस वाली लाइन जब मैंने हाईलाइट कर दी तो मैंने कहा करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाने और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या जाना। और एक बात सुबह सुबह बातें की थी मैंने, वो याद हो जहां गलतियां होती हैं। डेप्रिसिएशन के लिए रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए मुझे रिवैल्यूड अमाउंट की तारीख पता होनी चाहिए, वहां पे खड़े होकर मैं रिमेनिंग लाइफ निकालूंगा, और ये रिमेनिंग लाइफ निकालते डेप्शन के सामने डेट नहीं डालूंगा वरना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। असल में ना ये डेप्रिसिएशन इस दिन की नहीं होती, ये इस दिन से पिछले 12 महीने की होती है, इस वजह से ये डेट ना कभी कभी कंफ्यूजन डाल देती है। तो डेप्शन की डेट के आगे, हाँ, तो रिमेनिंग लाइफ निकालना एक टेक्निकल चीज होती है, पेपर में गलती हो सकती है। दूसरा, किस किस चीज की जनरल एंट्री नहीं करनी, वो एक कंफ्यूजिंग चीज हो सकती है। और तीसरा नहीं, तीसरा करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या क्या जाना है। ये 2-3 चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने घर में सही की होंगी, मुझे मेरा ख्याल है गलत नहीं की होंगी आप। और इस सवाल में कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं थी डेफर टी अकाउंट में, बल्कि शायद आपने सोल्यूशन भी ना देखा हो, आपकी जब रिकंसिलिएशन मैच कर गई होगी तो हमने कहा होगा सोल्यूशन की डिटेल में क्या जाना, इतनी डिटेल से सोल्यूशन भी शायद आप लोगों ने ना देखा हो। चलें जी। अच्छा यार, आज के लेक्चर नोट्स में पहली डिस्कशन हमारी ये थी, यार ये काम छोटा सा कर दें यार, आज मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है। एसओसीआई में सेल से चलते हुए पैट तक, इसको कहते हैं पी एंड एल, और आगे ऐड होता है ओसीआई। ओसीआई में आता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसा ही है, या लॉस। अब मैं थोड़ी सी आपकी ना हेल्प चाह रहा हूं,
मैं अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, मैं जरा P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहा हूँ। किस किस साल के? मैं बनाना चाह रहा हूँ 30/11 के, 30/12 के और 30/13 के। 30/14 की जरूरत नहीं, उसमें रिवैल्यूएशन हुई नहीं। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा, तो मुझे बता दो व्हाट विल गो टू माय OCI ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल P&L एंड OCI, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली OCI। प्लान डेबिट 30/11, DTL क्रेडिट टी अकाउंट में चला गया, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। किस साल में बोलो? कितना? 126। क्लियर? आगे चलो, अगली येलो वाली एंट्री, प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। डेबिट 112 से। डेबिट 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 लॉस, सरप्लस। एंड व्हाट अबाउट 30/13? वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री होती है ना, उसका इधर कोई इंपैक्ट नहीं होता। हाँ जी बोलो। प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अच्छा ये भी मजे की बात है, वो जो रिवैल्यूएशन हमने येलो से हाईलाइट किया था ना, उन्हीं से निकल आई हैं ये चीजें। अच्छा जी बताओ। 147 जी मोहतरम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये 30/13 का नोट कर ले। OCI के एक्सट्रैक्ट्स मैं नहीं कह सकता हूं, ये जरा नोट कर लें, बुक पे कर लो, बुक पे कर लो। हाँ P&L में डेप्रिसिएशंस वगैरह, कोई रिवैल्यूएशन लॉस गेन वगैरह भी जाएंगे, वो जो P&L वाले हैं, लेकिन वो भी मैं डिस्कस नहीं करा, OCI की बात की है मैंने। डन। ये एक अच्छी ना हमारी रिवीजन हो गई है, और ये शायद इस एंगल से हमने चीज़ों को देखा नहीं था अभी तक। ओके नाउ कम ऑन IAS 12। अच्छा आज ना आज के जो लेक्चर नोट्स हैं वो वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई है, ऑनलाइन वालों से बात नहीं कर रहा, फिजिकल वालों से बात कर रहा हूँ। www.adnanroof.com, उसका यूजर नेम पासवर्ड भी आपको दिया हुआ है। उस वेबसाइट के ऊपर मैं नोट्स अपलोड भी कर रहा हूँ, लेक्चर के साथ साथ यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो आज ना ये जो नोट्स हैं आज के, इसमें आपका होमवर्क है क्वेश्चन 30 पेज 751। क्वेश्चन 30 पेज 751। पुरानी बुक्स यार खुदा के लिए अब नहीं होनी चाहिए, नई बुक्स में नए सवाल भी मैंने डाले हुए हैं, वैसे ही आप लोग अपने आप से ही जंग कर रहे हैं, कभी पेज नंबर ढूंढ रहे होते हैं, कभी कुछ। तो यार ये क्वेश्चन 30 है हमारा पेज 276 पे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ओहो पेज 276, इधर देखो, इसमें यार कुछ भी नहीं है। 4 बिल्डिंग्स हैं आपने ली हैं, इनकी रिवैल्यूएशंस हो रही हैं, एक बिल्डिंग 30/15 को बिक गई है। तो यार वो याद है कल हमने सवाल किया था बिकने वाला, अलग अलग किया था, बिकने वाला सवाल किया था। तो जनरल एंट्रीज करनी है सिर्फ 1 साल की, डायरेक्ट 31/12/15 के साल की। तो टेबल तो सारे साल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हम वर्किंग सी बनाते हैं वो सारे साल की बनानी पड़ेगी, लेकिन एंट्री सिर्फ किस साल की करनी है? 31/12/15 की। और मिड ऑफ ईयर में एक रिवैल्यूएशन, वो एसेट बिक रहा है, एसेट बिक रहा है। तो आपको ना बस इस तरह सोचना पड़ेगा यार। किधर गया वो? मुझे याद करने दो उस सवाल का सोल्यूशन, उस सवाल का सोल्यूशन। तो आपको जो होमवर्क का सवाल है ना, उसमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ये देखो कौन सा सवाल था वो पिछली क्लास में जब हमने किया था, हाँ मिल गया। ये देखो ये जो आखिरी साल है ना, आखिरी साल बिल्कुल 15 वाला, उसमें आपको कुछ इस तरह सोचना पड़ेगा। WDV में ये पड़ा है, रिवैल्यू सरप्लस में ये पड़ा है, रिवैल्यूड अमाउंट में ये पड़ा है, अलग से सोचना पड़ेगा, फिर इनको अलग से डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये लास्ट वाली क्लास आपको याद होगी। क्लियर? चलें जी वापस आ जाएं। अब मोहतरम हमारी आज की डिस्कशन पता क्या है? एक तो मैंने आपको सवाल बता दिया जो होमवर्क में है। अब यार अब हम रिवैल्यूएशन पे ही रहेंगे, लेकिन हमने IAS 21 में
IS 21 में रीवैल्यूएशन ऑफ IS 16 छोड़ा हुआ है। IS 21 में जो फॉरेन करेंसी वाला था उसमें हमने ये तो पढ़ लिया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करना है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था IS 16 वालों को क्या करना है। तो इंशाल्लाह इस पे हमारे 10 मिनट लगेंगे। IS 21 में भी रीवैल्यूएशन हम पढ़ने लगे हैं, इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि उस वक्त तक रीवैल्यूएशन आपने पढ़ी नहीं हुई थी। क्वेश्चन 15 निकालो पेज 386 पे IS 21 का। ये अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने किया बस अब आज नोट। ओके किधर है यार? 386 IS 21। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें, सवाल शुरू करें। एसा लिमिटेड इज एन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इन पाक रुपीस। एसा लिमिटेड एक एंटिटी है, उसकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपीस है एंड हैज एन एनुअल रिपोर्टिंग डेट एट 31 दिसंबर। ऑन यकम जनवरी 2007 AL परचेज्ड प्लांट फ्रॉम हांगकांग फॉर 50,000 हांगकांग टू बी यूज्ड इन हांगकांग। ये इसका प्लांट हांगकांग में ही रहेगा पड़ा हुआ। अब बताओ अगर एक बंदे ने प्लांट खरीदा है और हांगकांग के अंदर ब्रांच में ही यूज कर रहा है, तो फिर जब उसकी प्राइस लगेगी मार्केट में तो वो हांगकांग की करेंसी में लगेगी या पाक रुपीस में लगेगी? हांगकांग में भी डॉलर ही है, हांगकांग डॉलर टू बी यूज्ड इन हांगकांग। AL हैज अ पॉलिसी। AL की पॉलिसी क्या चीज है? ओह नहीं 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 अभी ये रखो, इनको बाइंडिंग करवा लो अगर ऊपर से होती है तो। अच्छा AL हैज अ पॉलिसी ऑफ अप्लाइंग रिवैल्यूएशन मॉडल। AL ने कौन सी पॉलिसी लगाई हुई यार? रिवैल्यूएशन मॉडल की। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 5 years। तो पहले ये बता दो IS 16 वाला है या IS 40 वाला है? पहले जो ये फटा डिसाइड हो जाए ना, IS 16 वाला है IS 40 वाला है? कहीं IS 16 तो IS 40 तो लगता ही लैंड और बिल्डिंग पे है, और उसका मकसद क्या? उसको किराए पे देना या कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दो बातें थी। हैंड रिटन सफा था, एक शेयर किया था आपसे। तो ये IS 40 में फॉल्स करेगा PP या IS 16 में फॉल करेगा? IS 16 में फॉल करेगा। फॉर 50,000 हांगकांग डॉलर्स टू बी यूज्ड इन हांगकांग AL हैज अ पॉलिसी ऑफ अप्लाइंग रिवैल्यूएशन मॉडल। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 5 years। द फेयर वैल्यूज यकम जनवरी 7, ये तो इसने वैसे ही दे दी ना, यकम जनवरी 7 को तो बाजार से इसने खरीदा 50 का, तो फेयर वैल्यू भी वही है। एक्सचेंज रेट $1 19 रुपए का। यकम जनवरी 8 साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही हैं, और यकम जनवरी 9 $60,000 रुपए। लेकिन ये $60,000 है, $40,000 है और $50,000 है। तो बस इनको हम पाक रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और पाक रुपीस में कन्वर्ट करके हम अपने सवाल को चलाएंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है इधर ही कन्वर्ट करना, इधर ही शक कन्वर्ट कर लो। बाहर के मुल्क में कितने डॉलर के? 50,000 का। तो 50,000 ज़रब 19 पाकिस्तान में कितने का होगा? 9,50,000। बाहर के मुल्क में यकम जनवरी 8 को कितने डॉलर के? 40,000 और 40,000 ज़रब 18 7,20,000। बाहर के मुल्क में कितने के? 60,000। और बाहर के मुल्क में करेंसी कितनी होगी? 17.5। जी जवाब 10 क्लियर। तो अब आप एंट्रीज की प्लानिंग कर लो सारी उसी तरह। 50,000 हांगकांग डॉलर का खरीदा, यानी 9,50,000 का खरीदा। तो 9,50,000 का खरीदा तो पहली एंट्री यकम जनवरी 7 को होगी, पहली एंट्री यकम जनवरी 7 को होगी। फिर 31 दिसंबर 7 को डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि 31 दिसंबर 7 को रिवैल्यू नहीं हो रहा। तो एक एंट्री हो जाएगी यकम जनवरी 7 को, फिर अगली एंट्री होगी 31/12/7 को डेप्रिसिएशन की, फिर यकम जनवरी 8 को 2 एंट्रीज होंगी, वार्म अप की और रिवैल्यूएशन की। और उसमें फिर ये $40,000 नहीं, हमें तो 727 चाहिए होगा बस। और फिर एक्सचेंज गेन लॉस असल में ना रिवैल्यूएशन गेन लॉस के साथ एडजस्ट हो जाया करेगा, इसलिए अलग से एक्सचेंज गेन लॉस की शुक्र है कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। वो रिवैल्यूएशन गेन लॉस की, क्योंकि देखो ना असल में 19 और 18 का डिफरेंस ₹1 है। तो खैर है, एक्सचेंज गेन लॉस OCI में जाए कोई मसला नहीं। अभी मैं आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि IS 16 में अगर एसेट रिवैल्यू हो रहा है तो उसका जहां एक्सचेंज गेन लॉस एसेट का जाना है वहीं एक्सचेंज गेन लॉस करेंसी का जाना है। तो आज मैं ऐसे एक्सचेंज गेन लॉस पढ़ाने लगा हूं जो आपका OCI में जाना है। और फिर एसेट रिवैल्यू हो गया हमारा। चलें जी स्टार्ट करें। हाँ एंट्रीज में प्लानिंग करा था। पहली एंट्री कब होगी? यकम जनवरी 7 को। दूसरी एंट्री कब होगी? 31 दिसंबर 7 को। तीसरी एंट्री यकम जनवरी 8 को वार्म अप और रिवैल्यूएशन की इकट्ठी होगी, और फिर 31 दिसंबर 8 को डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, फिर यकम जनवरी 9 की सुबह वार्म अप और रिवैल्यूएशन की, और 31 दिसंबर 9 की रात को डेप्रिसिएशन की। तो सवाल में कोई जान नहीं है, 5-7 मिनट में भी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ लाइट खैर, हाँ जी डेट और डिस्क्रिप्शन। जी एसेट
रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्स रेट तो नहीं दिया हुआ, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ सवाल में। यकम जनवरी 2007। कॉस्ट, अच्छा पेपर में तो इस तरह नहीं करना ना, पेपर में तो ये कैलकुलेशन हमें शो करनी पड़ेगी। कितने डॉलर का बाय किया? 50,000। डॉलर कितने के? हांगकांग का डॉलर बड़ा सस्ता है। 50,000 जरा 19 जी 9,50,000। हाँ चलो इसी तरह जाए। सोल्यूशन में देख लो क्या है, रुपीज इन थाउजेंड में चल रहे हैं, 950 लिखा हुआ है। नहीं इसमें आंसर है इसका, मैं नहीं मानता आंसर नहीं है, आंसर नंबर 15 है। $950 लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्यूशन में। चलो फिर ऐसे कर लेते हैं, तो रुपीज इन थाउजेंड 950, लेकिन ये होंगे 9,50,000 रुपए। तो 50,000 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 19, इधर 50,000 डॉलर लिखते हो कोई मसला नहीं, इसको ना रुपीज इन थाउजेंड में किया करो, इसको पूरे 50,000 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 19। कैलकुलेटर कह रहे हैं 9,50,000 रुपीज, यानी 50,000 डॉलर के 9,50,000 रुपीज बनते हैं, लेकिन हमने रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं तो रुपीज भी लिखना जरूरी है। रुपीज इन थाउजेंड में आ गया 950। 31/7 को क्या करूं मैं? डेप्रिशिएट। 950 डिवाइडेड बाय 5, क्या आ गया जवाब? 190। WDV 760। 31/12/7। 31/12/7। ऑनलाइन वालों को डेट वगैरह गलत हो तो खुद समझ जाइएगा, ठीक कर लीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं गलत ना हो। WDV आ गई 760। आप बता दें जी, नया मार्कर मैं पकड़ूंगा क्योंकि साल अगला शुरू हो गया। यकम जनवरी 8, हमारा एसेट 40,000 डॉलर का हो गया, माशाल्लाह 40,000 डॉलर का हो गया, पता नहीं देखते हैं जमीन पे गया आसमान पे गया, और 18 रुपए करेंसी का रेट हो गया। बताओ जी, यकम जनवरी 8 रीवैल्यूड अमाउंट बोलें जी। रीवैल्यूड अमाउंट देखो कॉस्ट के साथ बार बार लगाना पड़ेगा ये वाली, और रीवैल्यूड अमाउंट जब आएगी तब भी जी। ये 50,000 की बजाय कितने का हो गया? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, 7,20,000 आ रहा है, लेकिन ऊपर रुपीज इन थाउजेंड हमने लिख दिया, इसलिए 7,20,000 रुपए हैं। अब जी बीवी को आसमानों पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। 720 यकम जनवरी 2008 रिवैल्यूएशन लॉस जी कितना आ गया? 40 का लॉस आ गया। इस 40 के लॉस को P&L में फेंक दें। और 31/12/8 की डेट नहीं डालनी आपने, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। रीवैल्यूड अमाउंट के सामने वाली प्राइस देखें 720, इस प्राइस को कितना अरसा पहले ये एसेट खरीदा हुआ है? 1 साल हो गया। अगर 1 साल हो गया इस एसेट को खरीदे हुए, टोटल लाइफ इसकी 5 साल है, तो रिमेनिंग 4, तो आपने इस लाइफ को 4 सालों पे डिप्रिशिएट करना है। 720 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 180, और वही काम 40 डिवाइडेड बाय 4। डेप्रिसिएशन में सस्तापन पाया जा रहा है, कितना आ गया? 10, लेकिन इस 10 की जनरल एंट्री नहीं करनी होती जी। 31/12/8 WDV, हाँ बिल्कुल ब्लू ही चलेगा। 31/12/8 जी 540 30। ओके नेक्स्ट, अगला साल आ गया यकम जनवरी 9 का। यकम जनवरी 9 को हमारा एसेट कितने का हो गया जी? 60,000, करेंसी 17.5। यकम जनवरी 9 रीवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? 60,000 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 17.5। इधर भी डॉलर था, इधर भी डॉलर था, कितना गया जी? 1050 000 आ रहा था, इसको राउंड करके हमने 1050 कर दिया जी। यकम जनवरी 9 को बीवी को, ओह लेवल चेक करें बीवी का, आसमानों से भी आज तो हम आगे जाएंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 510। खुशी आई, खुशी गमों को करके खा जाएगी। अब डिफरेंस चार्ज करनी है। 31/12/9 की डेट नहीं डालनी, डेट डाले बगैर डिफरेंस चार्ज करूंगा। 31/12/9 डिप्रिसिएशन किस प्राइस को खत्म करना है?
1050। इस प्राइस को खत्म करना है। किस दिन ये प्राइस नजर आ रही है? खरीदे हुए कितने साल हो गए? इधर बड़ी जल्दी बोलते हो, 30 जून आ जाता है तो भूख निकल जाती है। तो इधर 2 साल हो गए गुजरे हुए, तो बकाया 3। 1050 डिवाइडेड बाय 3, 350। और जी कितना? 160। वही महंगा पांड एक्सचेंज में सादा लात वाले 190, इधर 350, कितना? 160। GWDB 320। मैं क्लास ऑनलाइन होने का फायदा उठा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग नाजायज फायदा कहेंगे क्या कहेंगे, पॉज करके नोट कर लें। चलें जी, आई होप आप हजरात ने नोट कर लिया होगा। यहां तक मोहतरम हमारी बात मुकम्मल हुई। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। लेकिन जनरल एंट्रीज मैंने आपको सोल्यूशन से दिखानी है, करवानी कोई नहीं। पहले ज़बानी करते हैं। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 950 से यकम जनवरी 7 को। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट, ये वार्म अप की एंट्री पहले होगी यकम जनवरी 8। अकाउंट रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 190 से। फिर एस या प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट। इधर आ जाएं 31/12/8 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट। जब ये लॉस उल्टा हो रहा होता है तो एंट्री को नहीं करनी। अब इधर आ जाएं यकम जनवरी 9, पहले वार्म अप की एंट्री। अकाउंट रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 180 से। प्लान डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट और P&L क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट 350 से। सरप्लस OCI से रूट नहीं कराना, डायरेक्ट एंट्री करनी। रिवलेशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये एंट्रीज आप देख लें। किधर है यार, कौन सा स्टैंडर्ड है? किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है? घूम गया है, नजर आ रहा? ये अबे मुझे क्यों ना नजर आ रहा? 3 हाँ जी, तो देख लो भाई, ये वो वर्किंग हुई हुई है। अच्छा, अब इसमें डेफर टैक्स का टी काउंट और करंट टैक्स की वर्किंग की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रीन हाईलाइटर से डेप्रिसिएशन को हाईलाइट कर लो, और जब P&L वाली फिगर आ रही हो तो इसकी एंट्री नहीं करनी। जबरदस्त हो गया ना, ये बातें याद रहेंगी पेपर में, इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। अब आप वर्किंग अपनी बेशक जो आपने अपने रजिस्टर पे नोट की हुई है वो खोल के रखो। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट कम्युलेशन क्रेडिट। फिर अगले साल पहले रिवैल्यू करेंगे और फिर क्या करेंगे? डेप्रिशिएट, ये डेप्रिशिएट। और फिर अगले साल वार्म अप किया, रिवैल्यू किया और फिर डेप्रिशिएट। लेकिन डेप्रिशिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिशिएशन पड़ी हुई थी, इसलिए ये एंट्री भी करनी पड़ी। सो अच्छा, अब मैंने आपको बनवाना है इसका, हाँ ठीक है, ये इधर से नहीं, ये मैं आपको वहां से डायरेक्ट बनवाता हूँ। P&L बैलेंस शीट, P&L SOCI बल्कि बनाते हैं। SOCI कंप्राइज ऑफ P&L एंड OCI। तो 2007, 8 और 9 इसमें डालें जी डेप्रिसिएशन। पहले तो इजी मार्क्स लें पेपर में, 190, 180, 350, 190, 180, 350। ठीक है, नेगेटिव सा शो करनी है, नेगेटिव सा शो कर दें, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं, करनी है कर दें। अच्छा, क्योंकि एक्सपेंस है ना। अब आपने पता क्या क्या करना है? अब ना आपने यहाँ, अब वो मेरी मजबूरी है कि आई डू नॉट हैव राइट नाउ हाईलाइटर ऑन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड का हाईलाइटर शायद अभी तक याद भी नहीं हुआ, तो नहीं शायद हो गया तो मुझे बता देना, तो अच्छा हो जाएगा। अब ये हाईलाइटर मैं यूज करने लगा हूँ, और यहाँ मैं येलो हाईलाइटर यूज करता था, लेकिन येलो हाईलाइटर अब इस मकसद के लिए यूज नहीं करा कि मैंने करंट टैक्स में या डेफर टैक्स के टी अकाउंट में कुछ लेके जाना है। मैं येलो हाईलाइटर आप समझ लें इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैंने P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। बोले जी ये कम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये तो बैलेंस शीट की एंट्री है। कम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट छोड़ो, वार्म अप की एंट्री। वार्म अप की एंट्री का P&L पे कोई असर नहीं होना। प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट, पहला साल नहीं दूसरा साल, डियर दूसरा साल, गलती नहीं करनी। 2008 से कम जनवरी 8। प्लांट डेबिट P&L, प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट, नुकसान रिवैल्यूएशन लॉस। आगे चलो,
ये आखिरी साल। प्लान डेबिट बैलेंस शीट की चीज है। सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट एंड पी एंड एल क्रेडिट। हाँ, स्लैश डाल के गेन भी आप लिख सकते हो इधर, वो आपकी मर्जी है, स्लैश डाल के गेन भी लिख सकते हो। चलें जी, पॉज करके नोट कर लें, फिर कहीं लिखा नहीं है तो ये बड़ा आसान हो गया मोहतरम। यार कहां कहां से पता चला आपको? डेफिनेशन लिख थी, उनमें इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। बाकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज ना, एंट्रीज रिवाइज करनी पड़ेंगी। ऐसा क्रेडिट पी एंड एल डेबिट, ऐसा डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट पी एंड एल क्रेडिट। अब जी बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं, इधर तो मैंने एसओसीआई में पी एंड एल भी बना दिया, ओसीआई भी बना दिया। बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं तो नॉन करंट एसेट्स में मेरा क्या आएगा? पीपी 2009 8 7, उसी तरह 2007 में 760, 8 में ये ना कह देना आपको ब्लू मार्कर एंड पे साल यहां खत्म हो रहा है 540, और उधर 700। क्लियर? ये पीपी आ गया नॉन करंट एसेट्स में। और ना इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिटेन्ड अर्निंग आपने शो नहीं करनी एक्सट्रैक्ट्स में, इसलिए नहीं शो करनी। आप कहोगे सर एक एंट्री तो हमने की है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, फिर भी शो नहीं करनी। असल में रिटेन्ड अर्निंग में ना इस साल के प्रॉफिट्स वगैरह भी होते हैं, वो सारा डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग का ना बीडी भी अवेलेबल नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग बड़ा बकरा सा अकाउंट है। हाँ, सरप्लस को आप शो करो जरूर। तो सरप्लस का एज ऑन बैलेंस बता दें। फॉर द ईयर कितना राइज हुआ था? फॉर द ईयर कितना था? कितना शिफ्ट हो गया? एज ऑन कितना है? इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा जरा पेंडिंग पे डाल दो। आप कह रहे होगे ऊपर 480 है, इधर 320 है, ये क्या हो रहा है? ये फाइनल अकाउंट में इंशाल्लाह चीजें समझ आएंगी जरा डिटेल से। लेकिन अभी छोटा सा हिंट अगर मैं दे दूं, बैलेंस शीट में एज ऑन चीजें जाती हैं फॉर द ईयर, तो एसेट एज ऑन कितने? तो सरप्लस फॉर द ईयर शिफ्टेड एज ऑन। ये थोड़ा सा जरा ना एक नई सी चीज है आपके लिए, तो इसको भी पॉज करके नोट कर लो। आई होप जी पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इतना आए, बैलेंस शीट नहीं बनी हुई ना? हाँ बनी हुई है, बनी हुई है, बैलेंस शीट भी बनी हुई है किताब में। क्या पॉज पूछ करके नोट करना था, सब बना हुआ है। इधर ही रखना यार, उधर ही रखो। एमसीक्यूज की तरह कौन कौन से रह गए हैं? 8वां और 6वां और 8वां। अच्छा यार, ये है पेज 386, ठीक है, पेज 386। तो इस जैसे ना सिमिलर 3 क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में। मैं होमवर्क नहीं दे रहा आज, क्योंकि होमवर्क ना वो सवाल एक काफ़ी है। ये क्वेश्चंस अल्लाह करे मुझे कल मौका मिले, मेरे ख्याल से कल शायद कोई जो मैं टॉपिक नया शुरू करूँगा ना, उसका होमवर्क कोई नहीं होगा, तो फिर मैं ये होमवर्क में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल अपने रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए ना, होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, फिलहाल अपने रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए लिख लो इस जैसे 3 सवाल। एमसीक्यू नंबर 6 और कौन सा मैंने बताया? ये दोनों अनटच्ड है ना? एमसीक्यू नंबर 6 और एमसीक्यू नंबर 8, 2 एमसीक्यूज हैं। और प्लस एक और सवाल है प्रैक्टिस का क्वेश्चन 16, यानी सर ये कहाँ है? ओ भाई अगले सफ़े पे प्रैक्टिस का क्वेश्चन 16 पेज 387 पे। तो हमारी बुक में ना बस यही रिवीजन अवेलेबल है, एंड इट्स मोर देन इनफ। हमारी बुक में यही रिवीजन अवेलेबल है। लेकिन वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन 16 जो है ना, उसमें ना बाहर के मुल्क की करेंसी आर है, हमारी तो आर एस है ना, उधर बाहर के मुल्क की करेंसी आर है, तो आर से परेशान ना होना। हम आर एस कहते हैं, बाहर के मुल्क में करेंसी का नाम है आर। तो कितने सवाल हो गए यार? 3, एक, हाँ 4 हो गए। प्रैक्टिस का क्वेश्चन 16 पेज 387 पे। तो ये कोई आखिरी दिनों में अगर बंदा रिवीजन कर रहा हो तो नजर मारने के लिए ये टोटल सवाल बनते हैं। आइए 16 की रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, एमसीक्यू 6 और 8। ये नोट कर लिया आपने? करें जरा। ओके चलें जी, नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू,
If I come back on notes. चलो इसको भी रहने दो, एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे, छोड़ें इसको, इंशाल्लाह कल करेंगे। चलिए जी, यार एक और सवाल है, वो भी ना मैंने आपको कल होमवर्क में देना है, ठीक है? लेकिन कल का होमवर्क इंशाल्लाह पूरा जो है ना वो 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ये होमवर्क मैंने आपको देना है टुमारो, कल का होमवर्क। पास पेपर क्वेश्चन 11 है, पेज 219 होमवर्क। सर अब कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? कहीं नहीं लेके जा रहा यार, मैंने रिवैल्यूएशन करा दी थी, तो मैंने सोचा रिवैल्यूएशन IAS 21 की भी लगे हाथों साथ ही कर दूं, और मेरे ख्याल से रनिंग में थी तो जरा चीजें जल्दी समझ आ गई हैं और क्लिक हो गई हैं। अच्छा, इसी तरह IAS 38 में भी तो रिवैल्यूएशन है। हाँ, उसका भी कोई सवाल रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है, पास पेपर का क्वेश्चन 11 रहता है। पास पेपर का क्वेश्चन 11 IAS 38 का रिवैल्यूएशन का सवाल है, लेकिन आज के होमवर्क में नहीं है। आज के होमवर्क में वो एक सवाल काफी है, ये जो आपको दे दिया पेज 276 वाला। पास पेपर क्वेश्चन 11 निकालें IAS 38 में। यार IAS 38 की ना थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट IAS 38 में भूल भुला गया होगा, क्वेश्चन 11 इसमें पढ़ो, पेज 219, पेज 219। नोट्स में भी मैंने पेज 219 ही लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, पेज 219। हाँ देखो यार, SL uses the revaluation model for subsequent measurement of its intangibles। SL क्या यूज करते हैं? इंटेंजिबल्स के लिए कौन सा मॉडल? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कौन सा मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूड अमाउंट्स गिवन है, बोलो, ये भी कल के होमवर्क में करके लाना है आपने। रीवैल्यूड अमाउंट्स गिवन है, सही है। एक्टिव मार्केट डी की नहीं है, डी की एक्टिव मार्केट नहीं है। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने कहा है कि डी इंशाल्लाह 130 मिलियन का बिक सकता है आपका। यार आपको याद होगा IAS 38 में पढ़ाया था, अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो आप रिवैल्यू नहीं कर सकते। आप एक्टिव मार्केट ना हो तो रिवैल्यू नहीं कर सकते, ये बात बेशक दोबारा यहां लिख लें, मार्केट ना हो तो रिवैल्यू नहीं कर सकते। क्लियर? समरी किधर है? समरी किधर है? किताब वो तो, वो जो मैंने ना 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 वो तो नोट्स ना खोलो, अब किताब में से दिखाओ, किताब में से IAS 38 में जाओ। IAS 38 में समरी बताओ कहां पे अवेलेबल है। IAS 38 का चैप्टर खोलो, शुरू से किताब के आ जाना। तो अगर एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है तो आप इंटेंजिबल को रीवैल्यू नहीं, हाँ बिल्कुल ज्यादा सफे आगे करने पड़ेंगे। पेज नंबर 195, 195 नहीं, पिछले वाला सफा, पहला सफा था। हाँ हाँ, ये जो आपका, हाँ ये कौन सा पेज है? 195, अगला 196 है। पेज 195 पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, हाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, पेज 195 के एंड पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे कि इफ एक्टिव मार्केट ओनली बी रिवैल्यूड इफ देयर इज एक्टिव मार्केट, ओनली बी रिवैल्यूड इफ देयर इज एक्टिव मार्केट। तो एक्टिव मार्केट अगर नहीं है तो रिवैल्यू। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट बंदा आके कहते यार मेरे ख्याल से इसकी इतनी कीमत है, फिर भी नहीं करेंगे रिवैल्यू, क्योंकि एक्टिव मार्केट तो बाजार नहीं है ना जहां ये इंटेंजिबल्स बिके, तो इसलिए फेयर वैल्यू इस नहीं लगाई है। अब और कोई हो सकता है ना लगाई है फेयर वैल्यू, तो ये बाजार की फेयर वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, अगली बात मोहतरम, मुझे ये बताओ कि पहली एंट्री कब होगी? 1 जुलाई 16 को। पहली एंट्री कब होगी? 1 जुलाई 16 को, जिस दिन इंटेंजिबल हम बाय करेंगे। और रीवैल्यू कब करेंगे? 30 जून। तो 30 जून 17 को पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे या पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? 30 जून 17 को पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे। और मोहतरम इसने मांगा क्या हुआ है? व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट इन बैलेंस शीट एंड P&L। बैलेंस शीट और P&L के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं इसने, याद रखना। P&L मांगा हुआ है, इधर देखो,
P&L मांगा हुआ है। बच्चे उससे ही पूछ रहे होते हैं सर आपने लिखा नहीं सोल्यूशन में। ये बड़ा अजीब सा सवाल आया था, मुझे भी कई दफा तब चढ़ती है। सवाल ने क्या मांगे? P&L। लेकिन रिवैल्यूएशन की वर्किंग तो करेंगे। इसका पूरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसने क्या पूछा है? सिर्फ क्या बना दें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। इसने सिर्फ कितना हिस्सा पूछा है? प्रॉफिट एंड लॉस। बहरहाल इंशाल्लाह इसको हम डिस्कशन में ले आएंगे परसों जब होमवर्क डिस्कस होगा। कल तो होमवर्क दूंगा ना मैं, अभी मेरे पास असल में और टाइम नहीं और किसी चीज के लिए, तो इसलिए मैं रिवैल्यूएशन की डिस्कशन सारे टॉपिक्स की इकट्ठी कवर कर रहा हूं। अच्छा यार, एक चीज आपको भूली होगी, उसको मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। वो चीज क्या है? वो चीज यार लेक्चर नोट्स के अंदर जो है ना, लेक्चर नोट्स के अंदर हमने एक सवाल किया था IS 38 में, और वो सवाल था पेज 733 में। उस वक्त शायद असल में बुक नहीं आई थी, तो पेज 733 पे सवाल था। नजर मारो जाके क्वेश्चन 6, नहीं पेज 733 पे क्वेश्चन 6। ये उस वक्त मैंने आपको नोट्स बांटे थे, तो इसलिए ये शायद अभी याद ना हो। तो ये सवाल जो है ना, अगर आप एक दफा रिवीजन कर लोगे ना इसकी, तो फिर ये वाला सवाल जरा आसान महसूस होगा। तो लेकिन यार क्यों ना ऐसा करें कि इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 11 जैसा सवाल मैंने आपको कौन सा करवाया हुआ है? क्वेश्चन 6। किस पेज पे? 733 पे। ओके, इधर देखो यार, एक फड्डा होता था, शायद आपको याद हो। ये तय जितना अरसा इंटेंजिबल ने 7 दिन है, ये वो है। मैंने 4 लाइसेंस बाय किए हैं, ABCD, चारों को अलग अलग देखूंगा। बाय कितने सालों के लिए किए हैं? 10। रिन्यू कितने साल के लिए हो सकते हैं? 5। 10 जमा 5 15, 10 जमा 5 15। तो लेकिन ये फायदा कितने साल देंगे? 12 साल। इंडेफिनिट लाइफ 6 साल और 12 साल। अब मोहतरम, आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट था मिनिमल का। 200 के मुकाबले में 65 मिनिमल नहीं है, 230 के मुकाबले में 85 ना होने के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ है। 90 के मुकाबले में 2 कुछ भी नहीं है, 60 के मुकाबले में 1 कुछ भी नहीं है। तो इसलिए 2 के साथ और 1 के साथ लिख लो मिनिमल एज कंपेयर टू 60 एंड 90। लेकिन ये मिनिमल नहीं। अच्छा, अब वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपको भूला पड़ा होगा यार। वो कॉन्सेप्ट है अमोर्टाइजेशन चार्ज करने का। वो कॉन्सेप्ट किसका है? अमोर्टाइजेशन चार्ज करने का। और यार मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म की लाइफ सवाल में गिवन है। इतना भयानक सवाल होता है ये। 3 लाइफ गिवन होती हैं। ओरिजिनली लाइसेंस 10 साल के लिए खरीदा, फर्स्ट करो ये लाहौर में इसलिए का लाइसेंस खरीदा, ये पेशावर में इसलिए का लाइसेंस खरीदा, ये कराची में इसलिए का लाइसेंस खरीदा है। हर हुकूमत के अपने अपने रूल हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अपने रूल हैं, सिंध में चले जाओ अपने रूल हैं। 10 साल के लिए लाइसेंस खरीदा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने कहा कितने अरसे के लिए लाइसेंस इस्तेमाल फर्दर रिन्यू हो सकते हैं? 5। लेकिन हमें पता है कि इन शहरों में हमने इतना इतना अरसा असलाह इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब शायद आपको याद हो रहा हो, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होती थी। अमोर्टाइजेशन लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। यूजफुल लाइफ और पहले यूजफुल लाइफ मुझे लाइसेंस एक ही बता दो। 12, इंडेफिनिट, 6 years और 12 years। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? लीगल। ओरिजिनली लाइसेंस कितने साल के लिए लिया? 10 साल के लिए। महंगा रिन्यू होगा, अभी से सोच लो रिन्यू होगा या रिन्यूअल के टाइम पे देखी जाएगी, इसलिए फिलहाल रिन्यूअल को बीच में ना डालो। लीगल 10 साल ले लो। कितने का खरीदा लाइसेंस भी? 200। महंगा रिन्यू होगा सस्ता? महंगा। अगर महंगा रिन्यू होगा तो अभी से सोचूं रिन्यू करवाना है या जब टाइम आएगा तब देखी जाएगी, तो फिर रिन्यूअल को इग्नोर करें। मैं बहुत महंगी रिन्यूअल है, 10 जमा 0 10। इनके ये रिन्यूअल में इग्नोर कर रहा हूं, 0 का मतलब है। लाइसेंस सी कितने साल के लिए लिया? कितने साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं? बहुत सस्ता रिन्यू कराएंगे, तो अभी से सोच लेते हैं इंशाल्लाह इसको रिन्यू तो करवा लेंगे। ऐसी ऑफरें रोजाना रोजाना नहीं आती, इसका नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह आखिरी ये भी 15 साल है क्योंकि सस्ता रिन्यू हो रहा है, ऐसे ही है। अब बता दो इन तीनों में से लोअर क्या है? 10। इन दोनों में से 10, 10, 6, 12। तो वो जो अमोर्टाइजेशन है वो आप कॉस्ट को अमोर्टाइज करना है ना। अभी तो पहली दफा जिंदगी में रिवैल्यू हुआ है साल के एंड पे, और ये पहला साल ही है। 1 जुलाई को आपने खरीदे हैं, तो 200 रुपए को किस पे अमोर्टाइज करोगे? 10 पे। और 230 को 10 पे। और ये रिन्यूअल को नहीं डालना होता। रिन्यूअल 10 साल बाद एसेट की कॉस्ट में, वो सारी डिस्कशन हुई थी, वो छोड़ें। 200 डिवाइड बाय 10, 230 डिवाइड बाय 10, 90 डिवाइडेड बाय 6, और
और 60 डिवाइड बाय 12, ये अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। कॉस्ट में से अमोर्टाइजेशन माइनस करोगे, बीवी आ जाएगी। बीवी को फिर आसमानों पे ले जाना या जो मर्जी करना। क्या हो जाएगा ये सवाल? अब मैं अपनी तरफ से डन कर दूं, मैं टिक लगा रहा हूं इसको कि मेरी तरफ से ये सवाल आप लोगों से डिस्कस हो गया। अगर कोई मसला हुआ तो ये कल होमवर्क में आपने करना है, और कल होमवर्क में इंशाल्लाह ये दूंगा आपको, और परसों इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो फिलहाल जो डिस्कशन थी वो थोड़ी याद रखना। क्वेश्चन 11 है ये पास पेपर का, पेज नंबर 219 पे। तो इस ऐसा सवाल भी मैंने आपको बताया, मैंने क्लास में करवाया हुआ है, लेकिन उस वक्त ना मैं रिवैल्यूएशन नहीं डलवाई थी, बस उस वक्त सिर्फ अमोर्टाइजेशन निकलवाई थी। एंट्रीज नहीं करनी इसकी। एंट्रीज क्यों करनी है? रिन्यूअल तो बताया था 10 साल बाद होगी रिन्यूअल की एंट्री, अभी नहीं होगी। जो यार वो फिर आपको बातें भूल रही हैं, वो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। ये वाली जो रिन्यूअल्स हैं ये तो खर्चे में चली जाएंगी, और ये रिन्यूअल अलग से कैपिटलाइज हो गए अपनी रिमेनिंग लाइफ पे अमोर्टाइज होंगी। ये बातें रिवाइज करनी पड़ेंगी आपको। लेकिन रिन्यूअल से हमने खेलना ही, रिन्यूअल की जनरल एंट्रीज हमने करनी नहीं। क्यों नहीं करनी रिन्यूअल की जनरल एंट्रीज? वो तो 10 साल बाद होनी है। अभी सिर्फ क्या डिसाइड करना है कि रिन्यूअल नहीं, अभी ये डिसाइड करना है कि रिन्यूअल के बेस पे लीगल लाइफ कैसे निकालनी है। अभी ये डिसाइड करना है रिन्यूअल के बेस पे लीगल लाइफ कैसे निकालनी है। क्लियर? बाकी रिन्यूअल के 65 रुपए की एंट्री कब होगी, कैसे होगी, वो अलग डिस्कशन है, वो क्लास में जाके अटेंड करो। थोड़ा सा हिंट दे दूं, वो 10 साल बाद होगी, वो अभी नहीं होगी, वो 10 साल बाद होगी। तो इट्स ओवर ना, ये वाली हमारी डिस्कशन ओवर होगी। हाँ, दो चीजें और पेंडिंग है, दो चीजें और पेंडिंग है। वो क्या है? वो है मोहतरम पेज, यार ये पेज 12 तो उस वक्त जो नोट्स दिए थे ना उसमें आ रहा था, लेकिन अब ये पेज आपको ढूंढना पड़ेगा। 2 वेज ऑफ पासिंग जनरल एंट्रीज, वो जो समरीज वाला है ना, समरी से थोड़ा सा पीछे आओ, ये सफा आपको मिल जाएगा, बल्कि मैं ही ढूंढ देता हूं अगर आप कहते हो तो। We are still in IS 38 guys, we are still in IS 38, पेज 187 है यार। 2 ways of passing journal entries. When an intangible is revalued, any accumulated amortization at the date of revaluation is treated in one of the following ways. Method 2, net replacement method. Transfer the accumulated amortization in the asset account. Change the balance on the asset account to be revalued. वो जो हम करते आ रहे हैं सारे सवालों में किया है। एक मेथड कौन सा है? ये आज मैंने कराना है। ये है आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन 18, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 18। हम पेज 187 पे हैं इस वक्त। ये मैं इंशाल्लाह कराऊंगा, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है। अच्छा जी इधर आओ यार, ये सरप्लस जो है ना, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये जरा सुन लो। कुछ लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट करने वाली एंट्री ना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो लोग पता क्या करते हैं, फिर सरप्लस को पड़ा रहने देते हैं, रिटेन अर्निंग में शिफ्ट नहीं करते, और मेंटल डेप्रिसिएशन निकालते ही नहीं। शायद ये दीवाने से लोग हैं, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, स्टैंडर्ड ने इनको इजाजत दी हुई है। स्टैंडर्ड में खुली इजाजत है, आपका दिल चाहे सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट ना करो, नहीं करना ना करो। हमने कहा फिर क्या करें? जिस दिन एसेट बेचो, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब मर्जी एसेट बेचो, उस दिन सारा सरप्लस उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक देना, सारा सरप्लस उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक देना, और साथ साथ शिफ्ट ना करो। स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है। अजीब सी बात है, वैसे मुझे भी अजीब सी लगती है। ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन ईयरली बेस, हम तो हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग में, विद द अमाउंट ऑफ मेंटल अमोर्टाइजेशन, जो ज्यादा पड़ी हो, महंगा पान। इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी है? 190, और नई वाली इसका डिफरेंस अभी कितना था? 180। हमने तो 180 था, 160 था, पता नहीं कितना था, जो भी था। एंड ऑन डिस्पोजल रिमेनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग में। रिमेनिंग जो बचा हुआ है 480 में से, अगर आपने जल्दी भेज दिया एसेट 480 में, जो भी बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है वो ट्रांसफर कर दो। वो जैसे कल वाले डिस्पोजल के सवाल में किया था, डिस्पोजल के टाइम पे। ऑप्शन 2 अजीब सी है, डू नॉट ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन ईयरली बेस टू रिटेन अर्निंग। ट्रांसफर ना करो। अगर आईके ने कह दिया ट्रांसफर ना करो, तो फिर सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो क्या करें फिर? एंड ऑन डिस्पोजल ट्रांसफर फुल अमाउंट टू रिटेन अर्निंग। डिस्पोजल के वक्त सारी अमाउंट फेंक दो रिटेन। तो ये जी 2 बातें हमारी पेंडिंग थी, ये लगा शुक्र आज कवर हो गई। अब आ जाओ यार ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, क्वेश्चन 18। अच्छा यार ये मैंने ना सारा अलग शुक्र आपके लिए नोट किया हुआ है। हमने IS 38 में क्या किया, पास पेपर का क्वेश्चन 11 डिस्कस किया, फिर थ्योरेटिकल डिस्कशन की, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा नोट्स में, और अब हम प्रैक्टिस का क्वेश्चन 18 करने लगे, पेज 202 पे। पेज 202 निकालो, हम रिवैल्यूएशन की तरफ ही घूम रहे हैं, घूम गया।
पेज 202 निकालें जी, पेज 202। वी आर घूमिंग, कल ना मैं सोच रहा हूँ शायद IAS 41 शुरू करें। अच्छा, पेज 202 एग्रीकल्चर, मजे मजे का क्वेश्चन 18, एग्जांपल ऑफ रिवैल्यूएशन। Prepare journal entries using net replacement method and using gross replacement. A company provided you the following details on 31 December 14 before revaluation. Revaluation से पहले एसेट इकोनॉमिक लिस्ट में ये बीबी आ जाएगी। बीबी कितनी आ जाएगी? 200 माइनस 60, 140। 140 की बीबी को कहां ले जाना है? 31 दिसंबर 14 को 250 पे। तो डेप्रिसिएशन का डेटा उसने मेरे ख्याल से इसलिए नहीं दिया, 31 दिसंबर 14 की रात को वो हमसे रिवैल्यू करवा रहा है, तो 31 दिसंबर 14 को डेप्रिसिएशन इसकी निकल चुकी होगी। तो फॉलोइंग डिटेल्स एज ऑन 31 दिसंबर 14, इसका मतलब है हमारे साल की डेप्रिसिएशन भी इसमें पड़ी हुई है। ये 31/12/14 की कम रिडक्शन है, हमारे साल की डेप्रिसिएशन भी इसमें पड़ी हुई है। क्लियर? अब पहला क्या वो पूछ रहा है, किस मेथड से एंट्रीज करो? नेट रिप्लेसमेंट से, और फिर ग्रॉस रिप्लेसमेंट से। और रिवैल्यूएशन कब करवा रहे? साल के शुरू में, साल के एंड में? साल के एंड पे। चलें जी शुरू करते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन और बोलो WDV, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और P&L। बताओ जी, एसेट अकाउंट में कितना है? 200, अकोमोडेशन अकाउंट में 60। किस दिन? 31/12/14। कॉस्ट वगैरह अवेलेबल है या डायरेक्ट WDV से शुरू करना पड़ेगा? डायरेक्ट WDV से शुरू करना पड़ेगा। 31/12/14 WDV कॉस्ट 200, अकोमोडेशन 60, बीवी 140। बीवी को कहां लेके जाना है? आसमानों पे यार। 250 31/12/14 रीवैल्यूड अमाउंट बोलो 250। 31/12/14 रिवैल्यूएशन, सरप्लस, बैलेंसिंग। हाँ जी बोलो 1 टाइम। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन वगैरह का तो डेटा दिया नहीं हुआ, तो 2 एंट्रीज बता दो। अकोमोडेशन डेबिट वार्म अप की और एसेट क्रेडिट कितने से? 60। कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 60 की। इसको एसेट अकाउंट में शिफ्ट कर दो। और अगली एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट कितने से? 110 से। क्या? इसको पॉज करके भी मैं नोट करने को नहीं कहूंगा, पता नहीं सोल्यूशन में देखो इसी तरह सोल्यूशन हुआ है, यानी चेंज रिक्वायर्ड। पता नहीं सोल्यूशन में घरों में चेक कर लिया आपको, ना पॉज करके नोट करने। वैसे भी ये तो नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, ये आपको आता है। असल कौन सा नया मेथड है? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। उसके ऊपर मैंने थोड़ा डिस्कशन करनी है यार। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में ना जरा इस तरह देखना पड़ेगा। कॉस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिफोर, नहीं ऊपर से कंपेयर ना करो, बिफोर रिवैल्यूएशन। कॉस्ट और अक्यूमुलेशन बताओ बिफोर रिवैल्यूएशन। व्हाट इज कॉस्ट बिफोर रिवैल्यूएशन? व्हाट इज अक्यूमुलेशन बिफोर रिवैल्यूएशन? 260. What is the WDV before revaluation? 140. अच्छा, अब आप मुझे बताओ 140 वाले को किस पे ले जाना है? 250 पे। लेकिन नीचे लाइन ना डालो, सामने कितना? 250। चलो इतना सारा नोट करो। ये क्या बन जाएगा बोलो? आफ्टर रिवैल्यूएशन। ये थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा आपको। बिफोर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन। ये कौन सा मेथड डिस्कस हो रहा है? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। अगर सवाल साइलेंट होगा तो नेट से ही करना, क्योंकि जी अब अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो मैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड की इंग्लिश पढ़ता हूं। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड की इंग्लिश पेज 187 पे। Restate accumulated amortization proportionately with the change in gross carrying amount of asset. Restate accumulated amortization proportionately, और कॉस्ट भी proportionately हमें रीस्टेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में? ये जरा गौर से सुनना। वो करना ये पड़ेगा कि ये कॉस्ट है 140 के WDV वाले एसेट की। थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 7वीं 8वीं क्लास वाली, जो मैट्रिक तक आप सीख लेते थे, लेकिन समझनी पड़ेगी। 140 वाले एसेट की 200 कॉस्ट है और 140 वाले एसेट की 60 अकाउंट रिडक्शन है।
तो कैलकुलेटर पे बताओ कि अगर कोई 250 वाला एसेट होता है मेरे पास, उसकी कॉस्ट क्या होती? ये बताया, अब एक फैक्टर लगाना पड़ेगा, ये एक फैक्टर लगाना पड़ेगा, बोलो कैसे लगाएंगे? 140 और ये कॉस्ट ना बढ़ जाएगी, ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, बताओ कैसे? 140 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई, हाँ 140 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 250। 1-2 मिनट दे दो, ट्राई करें, ये बच्चे ट्राई करने दो। और ये पेज कौन सा बनेगा इसके, वो वहां से देख लो, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में करना क्या है, और यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन सिर्फ करवा देता हूं। अच्छा इधर देखो, ये 200 किस पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के 250 पे ले जाओ। अब आपको कैलकुलेटर पे 200 लिखना पड़ेगा, 200 लिखना पड़ेगा। 200 किस पे पड़ा हुआ है, 140 पे, उठा के किस पे लेके जाने, 250 पे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द फैक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द फैक्टर, फैक्टर के पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करें। 140 वाले एसेट की अगर 200 कॉस्ट है तो बताओ 250 वाले एसेट की क्या कॉस्ट होती? 357। You're checking the figures? उधर सॉल्यूशन में कितने? 357 ही है ना, राउंड करके। ओके आगे चलो, इधर भी सेम फैक्टर। अच्छा कुछ बच्चे ना रटा मार लेते हैं, इनटू ये डिवाइड बाय ये, चलो ठीक है रटा चलना चलाएं, आपकी मर्जी है, इनटू ये डिवाइड बाय ये। लेकिन लॉजिक ये है कि ये वाली चीज किस पे पड़ी हुई है, 140, इसको लेके किस पे जाने। और याद रखो, देखो ना यार, बीवी अगर बड़ी है तो कॉस्ट और अकोमोडेशन बढ़ानी है, नेट नहीं करनी, ग्रॉस करनी है, बढ़ानी है। तो इसको बढ़ाओ 107 कैलकुलेटर का ऑफर, इसमें से ये माइनस करो, यही जवाब आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन में एरर है, यही जवाब आ रहा है 357 माइनस 107। अब स्टेप्स बता दो क्या होंगे। पहले बीवी बिफोर रिवैल्यूएशन, और फिर आफ्टर रिवैल्यूएशन कितने की हो जाएगी, 250 की। अब 200 को पकड़ो, 200 किस पे पड़ा हुआ है, 140 पे, यानी 140 वाले WDV की एसेट जो है उसकी प्राइस 200 है कॉस्ट, और 60 डिवाइड बाय 140, तो 140 वाले एसेट की अगर अकोमोडेशन 60 है तो बताओ 250 वाला एसेट होता है तो उसकी अकोमोडेशन कितनी होती? तो बस एक फैक्टर है, इंटू 250 डिवाइड बाय 150, 200 को पकड़ें इससे मल्टीप्लाई करें, 60 को पकड़ें इससे मल्टीप्लाई करें, 107। अच्छा नहीं, बैलेंसिंग लाने की कुछ जरूरत नहीं, बैलेंसिंग ला सकते हो 107 को। अच्छा भाई एक बात बताओ, जनरल एंट्रीज अब नेट वाली नहीं होंगी क्योंकि एसेट को नेट नहीं करने की जरूरत, जनरल एंट्री अब एक ही होगी, जनरल एंट्री अब एक ही होगी। जनरल एंट्री जो होगी वो जरा देखना, जनरल एंट्री जो होगी वो जरा देखना, एसेट डेबिट 157 से ग्रॉस कर दिया ना, दोनों को बढ़ा दिया, एसेट डेबिट, खुदा के लिए ये ना पूछना 157 कहां से आया, ये देख लो बढ़ गया। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, बढ़ रहा है। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसको नेट नहीं करना, इसे कहीं लेके नहीं जाना। अब कितना 47, इसको कुछ नहीं करना। 60 वाली चीज को किस पे ले जाए, 107। बैलेंसिंग सरप्लस निकाल लो, इंशाल्लाह सही आएगा। बैलेंसिंग सरप्लस निकाल लो, 110, ये उसके में ले जाओ 110, और इधर भी देखो कितना आ रहा था 110। तो सरप्लस यहां ना शो नहीं होता, सरप्लस इस वर्किंग में नजर नहीं आएगा, सरप्लस जनरल एंट्री से निकालना पड़ेगा। तो सरप्लस आ गया हमारा 110, ये जनरल एंट्री है, ये जरूर नोट कर लो, और ये वर्किंग भी नोट कर लो। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, उधर ही रखो अभी। चलें जी, स्टेप्स रिवाइज करवाएं। पहले क्या चाहिए होगी, कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन, बुक वैल्यू, फिर डिवाइडेड बाय, फिर बुक वैल्यू के बाद ये लिखेंगे 250, फिर एक फैक्टर लगा देंगे, ये फिगर्स आ जाएंगी, एसेट डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट और बैलेंसिंग। ये अब ये दो एंट्रीज नहीं होंगी, एक एंट्री होगी। नेट नोट नहीं करना, ले आओ भाई।
चलें जी आज के नोट्स में आए। सोचा तो था मैंने IFRS 16 में से भी कुछ करेंगे आज, लेकिन उसका टाइम नहीं मिलना अब। ओए होए होए होए, क्या कमाल है, घरों में बैठ के एथिक्स सीखें। रिमेनिंग पेजेस रह गए हैं यार 454 455, जान छुड़ा लें आज इससे, तो इस कहानी को फॉरएवर के लिए ख़त्म तो ना करें, क्योंकि इसके पास पेपर भी हैं। सोचा तो था आज करेंगे, लेकिन आज भी मेरे ख्याल से टाइम नहीं बचेगा। चले कोई मसला नहीं यार, ये ज़िंदगी में नशेब फराज साथ ही चलते रहते हैं। ज़्यादा मसला हुआ तो शामें तो हमारे पास हैं, ना हुआ तो संडे तो हमारे पास है, संडे ना हुआ तो फरवरी तो हमारे पास है। डराने वाली बातें। पेज 454। अच्छा जी, एथिक्स हमारे चल रहे हैं रात। रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, बता दो मतलब रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। दूसरे के काम पे पड़ना। किसी दूसरे के काम के ऊपर क्या करना, रिलाई करना। अम्मी ने आपको कहा पुत्र पुत्र मेरे आने तक कढ़ाई बनाई हो तूने। अम्मी मैं कढ़ाई, हाँ मेरे आने तक कढ़ाई बनाई हो। आपने गेम डाली, आप चले गए हमसाई के घर। हमसाई के घर का यार सुने तुम्हारे घर कुक है, कुक है। मुझे बताओ क्या क्या जाके सवाल पूछोगे, कुक से सवाल पूछोगे या हमसाई से सवाल पूछोगे? हमसाई से पूछ लेना, कुक से पूछोगे तो माइंड कर जाएगा। क्या सवाल पूछोगे हमसाई से? रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर, समझ आई हेडिंग? रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर। अब आप क्या गेम क्या डालने लगे, पहले मुझे ये बता दो। अब आप खुद नहीं बनाओगे, साथ वाले के कुक को बुलाओगे, कुक को बुला के कहोगे यार तू जरा बना। लेकिन वो भी कुक पता चला को उसको साथ वाले के घर आए हुए भी 15 दिन ही हुए हैं। साथ वाले से क्या क्या सवाल पूछोगे, सोच के बताओ। कुछ 2-3 सवाल हैं, इधर ना पढ़ो। साथ वाले से पूछो क्या सवाल पूछोगे, कैसा खाना वाला रहता है और कितना तजर्बा है, कितना तजर्बा है। तो तुम्हारा बस ये 2-3 मोटे मोटे सवाल पूछोगे। ये 2-3 सवाल पूछने के बाद अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल मिला तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे, ये बता दो। कि आई विल रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर, अब मैं रिलाई कर लेता हूं और उसे कहोगे चल यार किचन से घुस जा, जो भी तूने करना है कर, बस मुझे कढ़ाई चाहिए। क्लियर? तो मुझे बताओ किसी के काम पे रिलाई करना हो आपने तो उससे पहले पता चलाते हो या उसके बाद? उससे पहले। कि किसी ने हार्ट सर्जरी करानी है तो रिलाई करेगा किसके वर्क पे? खुद तो नहीं करेगा काम, डॉक्टर के वर्क पे रिलाई करेगा। तो जब डॉक्टर के वर्क पे रिलाई करेगा तो उससे पहले डॉक्टर के बारे में पूछगिछ होनी चाहिए। अच्छा अब अकाउंटिंग की नजर में आ जाओ, आपको किस किस के वर्क पे रिलाई करना पड़ता है? किसी से बिल्डिंग रिवैल्यू करानी हो तो वो वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट बता के देगा आपको, तो उसके वर्क पे रिलाई करना पड़ेगा। और कोई लायर हो तो वो लीगल ओपिनियन लेनी हो तो उसके भी काम पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। तो रिलाई करने से पहले ना आप पता चला लेना वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, उसका क्या तरीका है। बार एसोसिएशन में चले जाओ, बार एसोसिएशन में जरा देख दो, लॉयर से मिलकर देख लो यार वो फलान लॉयर कैसे है यार, तुम्हारी क्या राय है उसके बारे में। और अगर कोई उनकी प्रोफेशनल बॉडी है ना लॉयर्स की, पाकिस्तान बार एसोसिएशन के नाम से है जो भी, अपने मुझे नहीं पता, अगर कोई उनकी बॉडी है ना लॉयर्स की, फिर तो बॉडी वालों से, जो बॉडी के हेड्स हैं उनसे जाके पूछोगे तो बहुत ही आला हो जाएगा। तो रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स में कोशिश करनी है टॉप से पकड़ के ना जरा लोगों को पहले पता चला लेना कि ये लोग कैसे हैं, मेरा काम करके देंगे या नहीं। सही, वरना बाद में लोगों ने लॉयर को तो गालियां देनी है, आप अकाउंटेंट को भी गाली देनी है कि तुमने ऐसे बंदे को क्यों रखा था। और बाद में अम्मी ने पता नहीं खान सामे को उसको बुरा कहना कि आपको जरूर बुरा कहना है कि तुझे तुमको सही बंदा नहीं लाके कड़ाई पकाए। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इंटेंड्स, आपने क्या इंटेंशन की थी, साथ वाले के हमसाई को बुलाओगे। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इंटेंड्स, आपने क्या इंटेंशन की थी, रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। सीए ने क्या कोशिश की है कि दूसरे के वर्क पे रिलाई करे। तो वहां पे ना प्रोफेशनल जजमेंट लगा लेना, अल्लाह ने थोड़ी अकल समझ सूझबूझ दी हुई है। टू डिटरमिन व्हाट स्टेप्स टू टेक इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज, मैं क्या स्टेप्स ले लूं जिससे मैं बरी जिम्मा हो जाऊं। फैक्टर्स टू कंसिडर इन डिटरमिनिंग वेदर रिलायंस ऑन अदर्स इज रीजनेबल, क्या अदर्स पे रिलाई करना रीजनेबल है। रेपुटेशन, साथ वाले से जाकर आपने रेपुटेशन ही पूछी थी, हाँ भाई कैसी बनाते हैं कढ़ाई। या आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था तो प्रॉपर्टी डीलर की 3-4 दुकानों पे गए, यार फलां प्रॉपर्टी डीलर कैसा है। द रेपुटेशन एंड एक्सपर्टाइज, और उसका तजर्बा कितना है। एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल, और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे आपने किसी फर्म सीए फर्म से ऑडिट करवाना है तो फिर उसके पास इतने बंदे हैं कि आपके पास भेज देंगे। द अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, द रेपुटेशन ऑफ अदर इंडिविजुअल जिसको आप हायर कर रहे हो, ये वैल्यूअर है। अदर इंडिविजुअल लिख लो, अदर इंडिविजुअल से मुराद यहां वैल्यूअर है। द रेपुटेशन नंबर 1 क्या देखनी है उसकी, रेपुटेशन। नंबर 2, नंबर 3 रिसोर्सेज। चम्मच चम्मच जो है खुद लेके आएगा, हांडी खुद लेके आएगा या मुझे देनी पड़ेगी उससे। रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब, वो वैल्यूअर अकेला बंदा भी हो सकता है, ये पूरे खानसामा की टीम भी हो सकती है। अगली बात बताओ, अगली बात बताओ यार। यार जैसे हमारे पे ये स्टैंडर्ड लगते हैं ना एथिक्स के, तो देख लो लॉयर्स ने भी कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए एथिक्स के।
हो सकता है लॉयर्स ने बनाई हो, वैसे मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लॉयर्स ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए या नहीं। हो सकता है लॉयर्स की कोई बॉडी हो आईकैप जैसी, तो उसने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बनाए हो, अगर वो बनाए हुए हैं तो वो भी जरा चेक कर लो कि उनको वो फॉलो करता है या नहीं। वेदर द अदर इंडिविजुअल कौन है? वेल्यूअर लॉयर, जिसके काम पे आप क्या कर रहे हो? रिलाई। वेदर द अदर इंडिविजुअल वेल्यूअर लॉयर इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एथिक स्टैंडर्ड ऑफ देयर प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन, देयर, ये वाला देयर होगा ना, ऑफ देयर प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन में अगर कोई एथिक्स वगैरह बने हुए तो वो उनको फॉलो करता है या नहीं। अच्छा यार, ये बातें कहां से पता चलेंगी? ये बातें कहां से पता चलेंगी बताओ? सच इंफॉर्मेशन माइट बी गेन्ड फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन, हो सकता है पहले से आप उस खान सामा से सलाम दुआ रखते हो, प्रायर एसोसिएशन विद, और फ्रॉम कंसल्टिंग अदर्स, दूसरों से पूछ लो, अगर दूसरे लॉयर से पूछ लो अबाउट द अदर इंडिविजुअल। और ये बार बार लफ्ज क्या यूज हो रहा है यार? अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात हो रही है, यानी जिसके काम पे हमने क्या करना है? रिलाई करना। अगले सफे पे आ जाओ। ये बिल्कुल कहानी का ट्विस्ट आ गया है और कहानी किसी और तरफ निकल गई है। कहानी कहां है यार? कहानी यहां पहुंच गई है, वो जो पुरानी बातें हमने शुरू की क्लासेस में की थी ना, वो आके यहाँ पे दोबारा खड़ी हो गई हैं। पुरानी बातें शुरू की क्लास में, आज होमवर्क का एक ही सवाल है, क्वेश्चन 30 प्रैक्टिस का, आईएएस का। अच्छा, बातें वहीं आगे खड़ी हो गई हैं पुरानी। क्या वो याद होगा तुम्हें माय डियर? क्या याद होगा सर? मुझे नहीं याद। अकाउंटेंट पीटीसीएल में जॉब कर रहे हैं और इसका बॉस इसको कहता है, ये पेप्सी में जॉब कर रहा है अकाउंटेंट, सीएफओ अकाउंट्स मैनेजर को कहता है कि तूने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं करनी। सीएफओ इसको कहता है तूने रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री भी नहीं करनी, बीवी को बस आसमानों पे ही लेके जाया कर, जमीन के नीचे ना लेके जाया कर। तो सीएफओ अकाउंटेंट को ये कह रहा है। यार ये ना एक्चुअली असल में सेफगार्ड्स शुरू हो गए हैं, सेफगार्ड्स यानी बचने के तरीके। लेकिन सेफगार्ड्स मैंने आपको बताया था कि पास पेपर के सवाल में दिए हुए, वहीं से आप कर लेंगे तो काफी होंगे। वो पास पेपर का सवाल टाइम मिला, अभी मैं बता दूंगा। एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और माइट बी मिसलीडिंग, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसने यूजर्स को मिसलीड करना है, आपने उसे कैसे एड्रेस करना है। अब आप क्या करो यार, पहले जरा नीचे आ जाओ यार, पहले जरा नीचे आ जाओ, कंसल्ट करो। किससे कंसल्ट करो? रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी, आईकेप से कंसल्ट कर लो। आईकेप मैंने सीए किया था, माशाल्लाह आपको पता होगा, सिर्फ कीएम 2 अटेम्प्ट में निकली थी, बाकी सारे पहले अटेम्प्ट में निकले थे आईकेप। तो आपको मेरी हिस्ट्री भी याद होगी, और मैंने गोल्ड मेडल भी ले लिया था फिर बड़े होके। तो यार वो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं बताता, मैं पेप्सी में नौकरी कर रहा हूँ। तो ओ नाम बता दिया, ओ सॉरी मुंह से निकल गया। तो वो लोग पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये कर दो, मैंने नहीं करना। तो आईकेप से मशवरा ले लें, या फिर इंटरनल ऑडिटर ना आपको पेप्सी के अंदर ही मिलेंगे, पेज 455 पे हूं मैं। इंटरनल ऑडिटर आपको पेप्सी के अंदर ही मिलेंगे, और एक्सटर्नल ऑडिटर से मशवरा कर लो। ठीक है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई मसला आ गया है, आप ऑर्गेनाइजेशन में फंस गए हो और क्या करो, तो जाओ जाके अपने बीवी बच्चों को इकट्ठा करो और मशवरा करो मैं क्या करूं। यहां लिखा हुआ एक्सपर्ट से मशवरा करो। आगे बोलो, लीगल काउंसिल कौन है? लॉयर से मशवरा कर लो यार, क्या करें यार, फंस गया हूं मैं। डिटर्मिनिंग वेदर एनी रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सोचो कि शेयर होल्डर्स को कुछ बताने की जरूरत तो नहीं इस वक्त, शेयर होल्डर्स को अंदर खाते कुछ बताने की जरूरत तो नहीं, बड़ा बहुत रिस्की है ये तो, कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ और कह रही हो कि हमने रिवैल्यूएशन लॉस नहीं किया, और आप कल को आके यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड कर दो यार इन्होंने ये किया। ये तो बहुत रिस्की काम है। या एससीसीपी वगैरह को अगर बताने, तो ये मोहतरम जान जोखों पे डाल के ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बहरहाल आप तो लगता है पता नहीं क्या क्या देने के लिए तैयार होंगे सच्चाई के लिए, तो सच्चाई के लिए फिर आपको जान जोखों पे डालनी पड़ेगी, जान आपको जो है वो दाव पे लगानी पड़ेगी। अच्छा यार, आपने प्रोफेशनल बॉडी को भी बता दिया, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर को भी बता दिया, लॉयर से भी मशवरा ले लिया, थर्ड पार्टीज को तो बताना चलो दूर की बातें छोड़ो। इफ आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल फिजिबल ऑप्शन, सब कुछ कर करा के इधर सर मारा उधर सर मारा, थक गए, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, सारे मिले हुए हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिले हुए हैं, आप अकेले उधर सच्चे बंदे हैं, क्या करें आप? The CA determines that appropriate action has not been taken. आपको पता चल गया यार कोई नहीं मान रहा, and there is a reason to believe that information is still misleading. इतना कहने के बावजूद ना अभी तक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ही है। The accountant shall refuse to be or to remain associated with information. सबसे पहले आप इजहार करें यार मेरा आज से ना इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये जो तुम लोग कहते हो ना इस इंफॉर्मेशन से मेरा ताल्लुक है, अभी रिजाइन नहीं करना, अभी ये कहना यार मेरा इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। In such circumstances, it might be appropriate for a CA to resign from the employing organization. पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि पहले आप उससे कहें कि मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं इस इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं बनता। ऐसे रिफ्यूजल को या आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर दें
और अगर आप बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जाके कम्युनिकेट कर दें, वो फिर बहुत बोल्ड स्टेप हो जाएगा। जब आप ये कर लें और फिर भी आपके मन को तसल्ली ना हो रही हो तो आप कहें यार मैं सच्चाई की खातिर ये नौकरी छोड़ने को तैयार हूं, और महीने की तनख्वाह आपको 5 लाख मिल रही होगी पर मंथ, और अब आप रिजाइन करके घर बैठ जाएंगे, बेगम की बातें सुन लेंगे? सुन लेंगे बेगम की बातें? हाँ, सच्चाई की खातिर सुनेंगे, कोई नहीं, उसे फजाइल बताएंगे भूखा रहने के, क्या करें, सच्चाई की खातिर छोड़ा ना। और यार जाते जाते ना वैसे तो देखो फरिश्तों ने भी देख लिया, अल्लाह ने भी देख लिया, ये जो बैठे हुए इन्होंने भी देख लिया और अल्लाह ने भी देख लिया, लेकिन जाते जाते ना दुनिया वालों को भी कुछ दिखाना है आपने। जाते जाते ना ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर लेनी है। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? कुछ लोग आपने सुने उन्होंने डायरी रखी होती है अपनी, तो डायरी रखी होती है, हर प्लस माइनस उस डायरी पे लिख रहे होते हैं, और वो डायरी इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है शायद वो अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को भी नहीं दिखाना चाहते। वो डायरी आपने निकालनी है, वो डायरी निकाल के ना उस पर कुछ चीजें लिखनी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि डायरी में ही रहने देनी है। अगर आप उन चीजों को पब्लिक भी करना चाहो इसकी भी इजाजत है, लेकिन वो चीजें ना जाते जाते लिख लेनी है, वरना कोई बाद में कोई फड्डा फुड्डा आया 6-7 महीने बाद आपको चीजें भूली होनी है। आपने जाते जाते चीजें लिखनी है। सीए इज इनकरेज्ड, कहते हैं मैं मशवरा दे रहा हूं, जाते जाते ना उन चीजों को लिख जाओ। क्या? फैक्ट्स। मुझे बॉस ने कहा था इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो, मैंने उसे कहा यार खुदा के लिए तू भी सीए है, करने दे मुझे एंट्री। फैक्ट्स, सारी बात आप हकीकत लिखें, क्या हुआ था। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अदर रेलिवेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व, बल्कि वॉयलेटेड समझ लो, वॉयलेशन जिनकी आपको करने को कही जा रही थी, जैसे मैं IS 36 कह रहा हूं, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री आपको करने से रोका जा रहा था। द कम्युनिकेशन एंड पार्टीज विद होम मैटर्स वर डिस्कस्ड, ये देखो पार्टीज कौन सी हैं जिनसे मैटर आपने डिस्कस किया था। प्रोफेशनल बॉडी के पास गया मैं, ICAP के पास गया मैं, इंटरनल ऑडिटर के पास गया मैं बॉस के पास गया मैं, डायरेक्टर्स के पास गया, मैंने एक एक की मेहनत की, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। द कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर्ड, क्या कोर्स ऑफ एक्शन मैंने कंसिडर किया, नौकरी छोड़ दूं या पब्लिकली बता दूं, क्या क्या मैंने किया, कोर्स ऑफ एक्शन क्या किया मैंने। एंड हाउ द अकाउंटेंट अटेम्प्ट टू एड्रेस द मैटर, ये दोनों एक ही बातें हैं। द कोर्सेज ऑफ एक्शन कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब है आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगी, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। द कोर्सेज ऑफ एक्शन कंसिडर्ड, ऑप्शन 1 इधर ही रहते हुए लड़ता रहूं, ऑप्शन 2 नौकरी छोड़ दूं इधर से, दो ऑप्शन ही होती है ना, इधर ही बैठ के लड़ता रहूं इनसे या फिर नौकरी छोड़ दूं। एंड देन हाउ अकाउंटेंट अटेम्प्टेड टू एड्रेस, कि बैठ के लड़ना पसंद है आपको, ये आप बता दें आपकी मर्जी है, या जाना पसंद है, लेकिन जाते हुए इसको डॉक्यूमेंट कर जाने ताकि कल कल आपको बात हो तो आप उनको बता सकें। ठीक है जी, इसी के ऊपर बहस चलें खत्म। तो अब जी ये हमारा पैरा रह गया, इसको पढ़ लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का लफ्ज आ गया ना पेपर में, तो ये 2-3 नंबर का आ सकते हैं पेपर में। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट करने जाने, जबानी याद कर लो, फैक्ट्स, उसके बाद क्या वॉयलेट किया, किस किस से आपने मशवरा किया, और उसके बाद कौन सी ऑप्शंस आई और उसमें से क्या फाइनलाइज किया। चलो यार मुझे तो बड़ी उदासी हो रही है, एथिक्स खत्म हो गए, बस इतना सा रह गया। व्हेन द सीए नोज, सारी बातें जो मैंने आपसे कर दी हैं ये वही हैं, उन्हीं को उसने शायद रिपीट किया है। व्हेन द सीए नोज और हैज रीजंस टू बिलीव दैट, नोज का मतलब होता है पक्का पता है, रीजंस टू बिलीव दैट शक है, दैट द इंफॉर्मेशन विद व्हिच द अकाउंटेंट इज एसोसिएटेड, वो इंफॉर्मेशन जिससे आपका नाम एसोसिएट है, क्योंकि जाहिर बात है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे तो लोग पूछेंगे किसने बनाई, तो आपका नाम आएगा, यार ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता था, इससे ज्यादा ने बनाई है। द अकाउंटेंट शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू सीक टू रिजॉल्व द मैटर। अब एप्रोप्रिएट एक्शंस क्या है, उसमें डिस्कसिंग कंसर्न्स विद सुपीरियर्स एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक ऑप्शन ये भी होती है आप सुपीरियर से मशवरा कर लें। डिस्कसिंग कंसर्न्स दैट इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग विद द सीएज सुपीरियर, अपने सुपीरियर के पास चले जाएं, एंड और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इन द अकाउंटेंट्स एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जरूरी नहीं सीईओ, और दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी वगैरह होती है, लिख लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी, इनके पास चले जाएं। एंड रिक्वेस्टिंग सच इंडिविजुअल्स, और इनको रिक्वेस्ट करें, क्या रिक्वेस्ट करें, टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, खुदा के लिए ये जो बड़े वाला सीए है इसको समझाएं, इसने सबको खराब किया हुआ है, टू रिजॉल्व द मैटर, और ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर खराब कर रहा है हमारा। सच एक्शन माइट इंक्लूड हैविंग इंफॉर्मेशन करेक्टेड, या तो आप इंफॉर्मेशन करेक्ट करवाएं उधर बैठ के, इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड टू इंटेंडेड यूजर्स, और अगर पहले से ही यूजर्स को ये बातें पता चल चुकी हुई हैं जिसमें इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं हुई और अकाउंट्स जा चुकी हैं, तो इन्फॉर्मिंग देम ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर उन यूजर्स को बताएं क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये बहुत बोल्ड डिसीजन होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कुछ और कह रही होगी, आप कुछ और कह रहे होंगे। कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखें एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल विसल ब्लोइंग पॉलिसी, जो बड़ी कंपनीज होती है ना उन्होंने 2-3 बंदे रख लिए होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, कि ये बड़े हैं तो जब भी कोई मसला आया करेगा ना 2 बंदों के दरमियान, तो इनके पास जाके मसला हल कर लिया करेंगे। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ है तो आप विसल ब्लोइंग के लिए वहां चले जाएं, रिगार्डिंग हाउ टू एड्रेस सच मैटर्स इंटरनली, और कोशिश करें इंटरनली मसला हल हो जाए, घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर है।
द CA might determine that employing organization कौन है? पेप्सी, अंडरलाइन करो ना, पेप्सी जहां आप नौकरी कर रहे हैं. द CA might determine that Pepsi has not taken the appropriate action. पेप्सी वालों तक ये वीडियो ना पहुंच जाए कहीं कि पेप्सी को सब कुछ मैंने कह दिया, वो कुछ नहीं कर रहे. इफ द अकाउंटेंट continues to have reasons to believe that information is misleading, अगर अभी भी आप समझते हैं information misleading है, the following further actions might be appropriate, provided that accountant remains alert to the principle of, ये सारा करते हुए confidential information organization की disclose नहीं कर देनी किसी को. अच्छा, तो यार ये मेरा नहीं ख्याल, वैसे ये सच आपको कोई याद करने की इतनी जरूरत है. ये जो सारा है ना, ये तो आंसर 5 में एक हद तक कवर हो रहा है. इसको इनको सेफगार्ड्स भी कहते हैं. ये सारे ना यहां तक सेफगार्ड्स ही इकट्ठे हुए हैं, ये सारे सेफगार्ड्स ही हैं. और जो सेफगार्ड अप्लाई किए हैं वो आपको भूल भी सकते हैं, आप इंसान हैं तो जाते हुए उनको क्या कर लें, डॉक्यूमेंट कर लें. बहरहाल इस नाम से भी आ सकता है पेपर में, एड्रेसिंग. एड्रेस का मतलब यही होता है सेफगार्ड करना है आपने. तो पढ़ो, इधर है. हाँ, तो ये जो सेफगार्ड्स हैं आपको बताए थे पेज 467 पे लिखे हुए हैं. सबसे पहले आप इनकार करें, मैं इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता. फिर आप ऑडिट कमेटी वगैरह को बताएं. फिर आप विसल ब्लोइंग पॉलिसीज वगैरह देखें, सीटी बजाना कि किसके पास जाके मैं अपनी मिन्नत संभाल कर सकता हूँ. फिर आप आईके वगैरह को बताने की कोशिश करें. कुछ नहीं होता तो आप बाय बाय टाटा करके चले जाएं. 468 है मादरत. ओके, अच्छा यार चलो जी पास पेपर्स की तरफ मूव करें. क्वेश्चन 4. उस्मान इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. माशाल्लाह भाई ने सीए कर लिया एंड हैज बीन वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर इन मेहरान लिमिटेड. और कहाँ नौकरी कर रहे हैं? मेहरान लिमिटेड में फॉर द पास्ट 1 ईयर. पिछले 1 साल से वही नौकरी कर रहा है. ही रिपोर्ट्स टू सीईओ हु इज आल्सो सीए. आप बता दो एम्प्लॉय कौन है? उस्मान. और बॉस कौन है? सीए, सीईओ. बॉस का डेजिग्नेशन सीईओ, उस्मान का डेजिग्नेशन कहाँ लिखा हुआ है? फाइनेंस डायरेक्टर. ये फाइनेंस डायरेक्टर है, नीचे की चीज है, और सीईओ ऊपर की चीज है. दोनों सी हैं, एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं. दोनों आईकेएफ से रगड़े खा के आए हुए हैं. रिसेंटली उस्मान हैज रिसीव्ड अ बिल. रिसेंटली उस्मान को ना एक बिल आया, इशूड बाय एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. यार सारे पास पेपर के सवालों में ना मुझे एक लाइन थोड़ी सी बच्चों को समझानी पड़ती है. ये वही लाइन है जो 2017 में आई थी. उसके बाद 4 साल हो गए, इतनी मुश्किल इंग्लिश ने यूज की. एक लाइन इस सवाल में इसने यूज की है जो थोड़ी सी ना इंग्लिश जरा बच्चे को समझनी पड़ती है. रिसेंटली उस्मान हैज रिसीव्ड अ बिल. अब आप अपने आप को ना उस्मान समझो. तो रिसेंटली उस्मान हैज रिसीव्ड अ बिल. रिसेंटली आपको ना एक बिल आया, इशूड बाय एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इशू की है. यार यहाँ पे रुक के बताओ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करती होगी? फर्ज करो हमारी मेहरान गाड़ियां हैं, मेहरान लिमिटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी मेहरान गाड़ियां हैं. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती होगी? क्या कहते हैं, मेहरान वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट करती होगी. तो मेहरान, अब 4 पार्टीज आपके जहन में होगी. नंबर 1 नहीं, 3 पार्टीज फिलहाल. हाँ 4. एक कंपनी है हमारी, ये अलग पर्सन समझो इसको, कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है. ये कंपनी है, ये कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर है उस्मान, ये है कंपनी का सीईओ, और ये कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है. ये एक अलग पार्टी है, चौथी पार्टी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने किसके लिए एडवर्टाइजमेंट की होगी? उस्मान के लिए, सीईओ के लिए, या कंपनी के लिए? कंपनी के लिए. उस्मान हैज रिसीव्ड अ बिल इशूड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी व्हिच इज प्रॉपर्ली अप्रूव्ड फॉर पेमेंट बाय, ये एक 5वां बंदा आ गया, डायरेक्टर मार्केटिंग. डायरेक्टर मार्केटिंग ने इस पे साइन कर दिए हैं. क्योंकि डायरेक्टर मार्केटिंग का काम पता है क्या होता है? डायरेक्टर मार्केटिंग जाता है और चेक करता है कि जिन जिन बिल बोर्ड्स के ऊपर इनको एडवर्टाइजमेंट करने को कहा था एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, उसने क्या वहां बिल बोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट चलाई. उस्मान बिलीव्स दैट, उस्मान की राय है, जब वो बिल आया ना उस्मान के पास, उस्मान का दिमाग खटका. उस्मान बिलीव्स दैट द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. फर्ज करो अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है 7 लाख रुपया. अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट far exceed the value of service. वैल्यू ऑफ सर्विस 5 लाख. बाजार में एडवर्टाइजमेंट कितने की चलवा देते हैं लोग? 5 लाख की. उस्मान believes that the amount agreed to be paid under this contract अच्छी खासी ज्यादा है वैल्यू ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने हमने वैल्यू सर्विस प्रोवाइड की है, नहीं अदर्स नहीं लिखा हुआ, वही वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो उस एडवर्टाइजिंग ने हमें सर्विस दी है ना, वो तो 5 लाख में मिल जाती है. तो इनको क्यों 7 लाख हम दे रहे हैं बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी? एंड दैट द पेमेंट, उस्मान का बिलीव है दैट द पेमेंट, मेरे ख्याल से ये ऊपर की पेमेंट होगी 2 लाख जो बात कर रहे हैं, एंड द ऊपर की पेमेंट वुड बी रीयूज्ड, ऊपर की पेमेंट कहीं और यूज होनी है, टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट. इस बात का मतलब बताओ, ये लाइन जो है ना
थोड़ी सी जरा ना टफ टाइम देती है। द पेमेंट वुड बी री यूज टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या समझ आ रही है इसको आपको, मतलब इस लाइन का आसान है। द पेमेंट वुड बी रीडायरेक्टेड टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर मेहरान। टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लेकिन सेल कौन करेगा? मेहरान अपनी गाड़ियां। अंदर की बात शायद ये हो मेरे ख्याल से कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर है ना, इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर की जो लाहौर के अंदर आर्मी का कोई जनरल साहब है, उनसे अच्छी सलाम दुआ है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर ने आर्मी के जनरल साहब से दोस्ती लगाई हुई है और उनकी आपस में याराना है। तो आर्मी के जनरल साहब ने कहा हुआ है यार जो भी कप्तान बनेगा ना आर्मी में, उनको हम आज से मेहरान गाड़ी दिया करेंगे। हालांकि दूसरी गाड़ियां भी अवेलेबल थी मार्केट में, अब तो इंपोर्टेड गाड़ियां उस प्राइस में बड़ी अच्छी आ गई हैं। तो इसने जाके उनको कहा यार आपके पास इंपोर्टेड गाड़ियों की ऑप्शन भी है, आपके पास कप्तान है पाकिस्तान आर्मी का, आप उससे इंपोर्टेड गाड़ी भी दे सकते हैं, वो भी आजकल 10-12 लाख में अच्छी मिल रही है। तो मेहरान गाड़ी भी 10-12 लाख में मिल रही है। तो सर आप जो है ना, अब मेरी दोस्ती यारी में ना मान जाए आप ना, आपने ये करना है कि आप ना फौजियों को कौन सी गाड़ियां दिलवाएं। आप बताओ क्या ये रिश्वत है? बिल्कुल रिश्वत है। किसको दी गई? एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दी गई। क्या पकड़ने के लिए? सेल कॉन्ट्रैक्ट। किसका सेल कॉन्ट्रैक्ट? फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए पकड़ेंगे हम सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेहरान। ये आपको पता चल गया। और ही हैज डिस्कस द मैटर विद सीईओ। ही कौन? उस्मान। एक्सेलेंट। उस्मान ने ये मैटर सीईओ से डिस्कस किया। सर वो मेरे पास एक बिल आया है, सर मुझे पता चल गया क्या गेम डली है। सर मैं आपके सामने नंबर बनाने आया हूं। सर ये डायरेक्टर मार्केटिंग जो है ना, इसने बड़ी को 2 नंबरी खेली है। डायरेक्टर मार्केटिंग ने हमें सेल जितवाने के लिए, हमें सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़वाने के लिए उसे 5 लाख की बजाय 7 लाख दे दिए हैं। हु हैज एडवाइज्ड हिम? सीईओ के पास आया, हु हैज एडवाइज्ड हिम टू प्रोसेस द पे। उस्मान सर पकड़ के बैठ गया, सर आप डायरेक्टर मार्केटिंग वाली बात ही कर रहे हैं। फिर उस्मान एकदम चुप करके सोचा यार ये सारे मिले हुए हैं, मुझे नहीं उन्होंने बताया था, सारे ना ऊपर से मिले हुए हैं। ये जो डायरेक्टर मार्केटिंग है और हमारा ये जो सीईओ है, शायद ऊपर के लेवल से टॉप मैनेजमेंट जो है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं मेन, उन्होंने इनको शायद कहा यार अब आप फंस गए। हु हैज एडवाइज्ड हिम टू प्रोसेस द पेमेंट। ये एडवाइस नहीं होता, ऑर्डर होता है। सीईओ मशवरा नहीं देता ये कर दो, अंडर ऑर्डर ही होता है। ऑर्डर हिम टू प्रोसेस द पेमेंट। उस्मान ने कहा सर बहुत अनएथिकल काम है और ये मैंने सीए इसलिए नहीं किया कि मैं रिश्वत दूं। उसने कहा यार एमएल के बिजनेस का फायदा होगा, टेंशन ना ले, एमएल के बिजनेस का फायदा होगा। देखिए सही हमारी कितनी गाड़ियां अगले महीने बिकनी है, वो जो सारी स्टॉक में पड़ी हुई ना गाड़ियां, सारी इंशाल्लाह निकल जानी है, तो टेंशन ना ले। सर आप इंशाल्लाह का लफ्ज़ तो लगा रहे हैं, लेकिन सोचें किस चीज के लिए लगा रहे हैं। और चुप कर, फुल स्टॉप। द सीईओ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड उस्मान। उस्मान एक और बात, ऐसे आंखें करके ना, उस्मान एक और बात तेरे लिए, दैट इफ द सेट कॉन्ट्रैक्ट इज सिक्योर्ड, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो मैनेजमेंट स्टाफ को बोनस मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसको भी फिर बोनस मिल जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस सवाल में ये लाइन आपको ना भी समझ आती, रीडायरेक्टेड टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या आपको ये समझ आना था थोड़ा सा कि बॉस एम्प्लॉय को कुछ गलत काम करने को कह रहा है? ये समझ आ जाना था ना कम से कम, कि सीईओ ने उसको कहा है कि बिजनेस इंटरेस्ट में पेमेंट कर दो और तुम्हें वो भी मिलेगा। अब यार इन पेपर्स को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। कौन किसको गलत काम करने को कह रहा? बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा। अब मुझे वो नोट्स नहीं मिलने, मुझे पता है पूरा दिन लग जाने मुझे ढूंढने में, लेकिन वो सफा नहीं मिलना, 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 कभी भी नहीं मिलना मुझे लगता है। अच्छा बहरहाल उस सफ़े में ये लिखा हुआ था कि आपने इन इश्यूज को, वो बात तो तेरी ठीक है यार, 742 पेज पे वो चीज़ें तो नहीं दी हुई ना। अच्छा भाई बहरहाल मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि जब भी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, आपने बॉस जब भी एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो आपने सबसे पहले कहना है कि इंटेग्रिटी वायलेट हो रही है। इसके बाद आपने क्या कहना है, बोलो बोलो बोलो, इसके बाद आपने कहना है ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो रही है, और इसके बाद आपने क्या कहना है,
प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट हो रहा है, शुक्र है मिल गया। अच्छा जी, जब भी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे, कोई जर्नल एंट्रीज करने को कह दे, कोई रॉन्ग पेमेंट प्रोसेस करने को कह दे, कोई रिपोर्ट बनाने को कह दे, कुछ करने को कह दे, पास हो रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा करें हम? 4। तो हाउ टू सॉल्व इन? बॉस कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट करे? ना मानतदारी है बॉस में, ना न्यूट्रल रह के काम करे। न्यूट्रल रह के काम करे या सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के लिए काम करे? सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के लिए काम करे, और ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाएगी। एम्प्लॉइज इज फेसिंग द फॉलोइंग थ्रेट्स। नंबर 1, इंटिमिडेशन। बॉस का कहना ही काफी होता है, वो बॉस की आंख मारना ही काफी होता है, ये कर दे काम। और नोट, इफ सम इंसेंटिव इज आल्सो गिवन, जैसे कि सवाल में है, तो साथ कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट। क्लियर? डन? अच्छा यार, ये 2-3 मिनट में ना क्वेश्चन 1 भी पढ़ाऊं मैं पास पेपर का। आमिर अली एसी है, आमिर अली जो कि एसीए है, इज सीएफओ एट सर्कल लिमिटेड, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स टू जुनेद एफसीए हु इज आल्सो सीईओ। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एंड्स ऑन 30 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर का एंड होना है 30 अप्रैल, एंड इट्स प्रॉफिट्स फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 जनवरी। अच्छा, 9 मंथ्स तो 31 जनवरी को एंड होंगे ना फिर आपके। अगर 30 अप्रैल को आपका ईयर एंड हो जाना है तो 3 मंथ पीछे आओ। तो अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ना 9 महीने के प्रॉफिट भी निकालती हैं, कुछ 6 महीने के प्रॉफिट भी निकालती हैं, ताकि साथ साथ अंदाजा होता रहे। The financial year of CL ends on 30 April and its profit for the 9 months was below target. 9 महीने के प्रॉफिट कम आए या बहुत कम आए? बहुत कम आए। अभी कितने महीने रह गए हैं? गेम डालने के लिए 3 महीने रह गए हैं। 9 महीने के प्रॉफिट बहुत कम आए हैं, गेम डालने के लिए 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने गेम में डाल के कुछ ऐसा करते हैं प्रॉफिट बढ़ जाए। इन अ मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन फरवरी, साल खत्म नहीं हुआ, साल 30 अप्रैल खत्म होना है। मैनेजमेंट मीटिंग कब हुई है? फरवरी में। बोलो साल कब खत्म होने? अप्रैल में। 9 महीने कब खत्म हो चुके हैं? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को 9 महीने खत्म हुए तो पता चला प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, टारगेट बहुत ज्यादा था। मैनेजमेंट की मीटिंग हुई फरवरी में। जुनेद कौन आ गया? जुनेद अभी तक, हाँ ये, एंड जुनेद एफसीए हु इज द सीए, ये बॉस है, बॉस एम्प्लॉय आमिर है। बॉस हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग मेजर्स। बॉस ने ये मशवरे दिए हैं। मशवरा नंबर 1, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट व्हिच इज ड्यू इन मार्च। कहते हैं प्लांट की मेंटेनेंस ना मार्च में हमने करवानी होती है। मेंटेनेंस खर्चा होता है और वो कैपिटलाइज नहीं होता, वो P&L में जाता है। एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इज ड्यू ऑन मार्च 19, शुड बी डेफर्ड। यार मेंटेनेंस को डेफर कर दो, अगले साल मेंटेनेंस को डेफर कर दो। प्लांट रिपेयर ना कराओ, प्लांट रिपेयर ना कराओ। आपने एक बात सुनी है कभी? ये मोटरसाइकिल की गरारियां अभी सही करा लें, अगर आपने सही ना करवाई ना तो फिर बदलनी पड़ेंगी। ये बात सुनी है कभी? इसी तरह की बात है। एनुअल मेंटेनेंस इज ड्यू ऑन मार्च में प्लांट सही करवाने का प्रोग्राम होता है हमारा। प्रोडक्शन मैनेजर ने शायद कहा हो ना, तो इट शुड बी डेफर टू मे। कहते हैं इसको डेफर कर दो, मे में करा लेंगे इंशाल्लाह प्लांट सही, टेंशन ना लो। तो मेंटेनेंस P&L फिर अगले साल के P&L में चली जाएगी मेंटेनेंस, इस तरह खर्चे कम हो जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर फौरन बोला, ओ सर प्लीज डेफरल मे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द प्लांट। प्लांट की सेफ्टी फर्क हो जानी है और प्लांट सही तरह, और बाद में प्लांट में कोई मसला हो गया, एम्प्लॉइज खुदा ना खास्ता उधर काम करते हैं, किसी एम्प्लॉय का कोई हाथ जख्मी हो गया, कुछ हो गया, फिर आप जिम्मेदार हैं। चल चुप कर। प्रोडक्शन मैनेजर is of the view that Junaid is of the view that maintenance was delayed 2 years ago। कहता जुनेद ने कहा मुझे याद है 2 साल पहले भी ना हमने मेंटेनेंस को थोड़ा डिले कर दिया था as well and nothing adverse happened। उस दफा कुछ नहीं हुआ था। तो लोग कहते नहीं चल इशारा तोड़ते विकी जाएगी, पिछली दफा भी इशारा तोड़ा तो कुछ नहीं होता, इस बार तोड़ा, इस बार पकड़े जाते हैं। और 2 साल पहले भी तो बोंगी मारी थी, प्लांट को मेंटेन कराना था, डिले करा दिया था, उस साल कुछ नहीं हुआ, तो अब तुझे आगे तकलीफ हो रही है कि इस साल कुछ हो जाएगा। चल चुप कर। प्रोडक्शन मैनेजर को चुप करा दिया इसने। आगे चलो। अब जुनेद ने पहला काम क्या किया है? जुनेद इज ऑफ द व्यू मेंटेनेंस वाज डिलेड टू, सॉरी जुनेद ने पहला काम क्या किया है? जुनेद ने सजेशन दिया कि प्लांट को मार्च की बजाय अगले साल करवाओ। आपको पता है अप्रैल को हमारा ईयर एंड हो जाना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ सीएल्स बिल्डिंग शुड बी डेफर टू नेक्स्ट ईयर। बिल्डिंग रिवैल्यू हुई है, उसकी रिपोर्ट डेफर कर दो अगले साल पे। कोई नहीं, रिवैल्यूएशन अगले साल कर लेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन हर साल करानी जरूरी नहीं होती, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे करानी है। एज द इंक्रीज इन वैल्यूएशन, सर ये तो वैल्यू बढ़ रही है। और कहता है चाचे वैल्यू बढ़ रही है तो गेन तो ओसीआई में जाने ना, हमने डिविडेंड ओसीआई से नहीं देना होता, डिविडेंड हमने प्रॉफिट्स फॉर द ईयर से देना होता है। तो माना कि ये बढ़ रहा है, लेकिन ओसीआई बढ़ने से यूजर को फायदा तो नहीं होता। ओसीआई घर तो नहीं लेके जा सकता ना, ये मैं फाइनल अकाउंट में वैसे बताऊंगा। ये ओसीआई घर नहीं लेके जा सकता, पैट घर लेके जा सकता है। तो लेकिन कहता है ये बढ़ने से ना डेप्रिसिएशन बड़ी बढ़ जानी है, रिवैल्यू अवॉर्ड हुआ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन बढ़ने से खर्चे बढ़ जाने, मसला होना है। अगला उसमें मशवरा ये दिया, इनकॉर्पोरेट द न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट शुड बी डेफर्ड। आमिर had initiated the revaluation। आमिर ने रिवैल्यूएशन कराई हुई है ड्यूरिंग द ईयर सिंस फेयर वैल्यूज हैड इंक्रीज्ड मटेरियली, इसलिए कि फेयर वैल्यूज अच्छी खासी बढ़ गई नहीं है। आपने कौन सी क्लास लेनी है अगली? सिंस फेयर वैल्यूज हैड इंक्रीज्ड, बोले मटेरियली।
आमिर कहता है सर फेयर वैल्यू बहुत बढ़ गई है, खुदा के लिए रिवैल्यू करा दें, रिवैल्यूएशन मॉडल वायलेट हो जाएगा। जुनैद इज ऑफ द व्यू दैट बिल्डिंग्स वर रिवैल्यूड लास्ट ईयर। और चुप है, पिछले साल भी तो बिल्डिंग रिवैल्यू हुई थी, हर साल तुझे पड़ी होती है रिवैल्यूएशन कराने की। बॉस गलत कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं अगर मटेरियल डिफरेंस आ जाए ना वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट में तो रिवैल्यू करना मस्ट है। ड्यू टू द डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनैद, जुनैद की डोमिनेंट नेचर की वजह से नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अपोज्ड हिज व्यू। कौन कौन? ना प्रोडक्शन, बस 2-3 मिनट में क्लोज करो, ना प्रोडक्शन मैनेजर बोला, उसकी भी बोलती बंद होगी, और साथ किसकी बोलती बंद होगी? आमिर की। नन ऑफ देम अपोज्ड। अंदर जाते जाते दिल में कह रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, द समरी टू इंप्लीमेंट द अबव एक्शन हैज बीन रिसीव्ड बाय आमिर। कौन से एक्शंस की आमिर को आ गया है मोहतरम? आपने अब ये इंश्योर करना है कि प्लांट की मेंटेनेंस डेफर हो, और आपने ये इंश्योर करना है कि ठहर जा कि जो न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो भी डेफर हो जाए। आपने ये इंश्योर करना है। द समरी टू इंप्लीमेंट अबव एक्शंस, ये एक्शन नंबर 1 है जो मैंने ग्रीन से हाइलाइट किया, एक्शन नंबर 2 है, इसको डेफर कर दो। आमिर ने रिसेंटली अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट फ्री कार लोन। अच्छा ये पता नहीं बात कहां से आ गई, आप खुद बताना। आमिर ने अभी को कार लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और आमिर को उम्मीद है कि कुछ दिनों में ना इंशाल्लाह मेरे दफ्तर वाले मुझे कार लोन दे देंगे। अब आमिर क्या सोचेगा? हाँ, आमिर सोचेगा अगर मैंने लोन लेना है तो बॉस की बात माननी पड़ेगी, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। लेकिन बॉस की नेचर डोमिनेटिंग है तो वो इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। वही सारे सवाल और वही सारे जवाब घिसे पिटे जो हमेशा मैं बता रहा हूँ। बॉस 3 चीजें गलत कह रहे हैं, और वही ब्रीफली एक्सप्लेन जुनैद मे बी इन ब्रीच। बॉस 3 चीजें गलत कह रहे हैं, एंड ऑल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स आमिर फेस, सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन, एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का क्या मतलब है? सेफ गार्ड्स। तो यार वही चीजें, हाउ टू सॉल्व इन पेपर। ये तस्वीर खींच ले किसी के गुम गया हुआ ये सफा, तो बॉस ये वाली चीजें वायलेट कर रहा है और एम्प्लॉय ये वाला थ्रेट फेस कर रहा है। चलो जी ओवर करो, होमवर्क बस एक ही है। और 1 सेकेंड, और मैं ना वो जो वेबसाइट बताई हुई है आपको, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। और कुछ बच्चों को अब तो यार लेक्चर के एंड पे बताने का क्या फायदा, कुछ बच्चों को मसला आ रहा है यूट्यूब पे, तो वो यार देखें खुद जरा नजर मारे, सेटिंग्स में ना 720 पिक्सल पे जाने की ऑप्शन है, तो वहां पे आपको गुड क्वालिटी लेक्चर की मिलेगी। ओवर।